नमस्कार, जय श्री राम। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टर्टल ट्रेडिंग कार्यक्रम के एक और सत्र में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जबरदस्त लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ, सभी तमाम लोग जुड़ गए हैं, वक्त से जुड़ गए हैं। सब लोग जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं, नमस्कार भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच। अरे वाह, मंगेश जी तो शायरी भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सभी का, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वक्त से जुड़ने के लिए। आज टर्टल ट्रेडिंग कार्यक्रम में जबरदस्त टॉपिक है, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग की। और जैसा आप जानते हैं, मोमेंटम इन्वेस्टिंग मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे जो सबसे बड़ी सफलता मिली वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग के जरिए मिली। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको मैं चाहता हूँ आप सब लोग फॉलो करें। हालांकि देखिए, मोमेंटम इन्वेस्टिंग पर हमने चर्चा नौकरी से आजादी कार्यक्रम में की थी, और मैंने वहां पर भी आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट समझाए थे। लेकिन फिर से इसको टर्टल ट्रेडिंग में लाने का उद्देश्य ये है कि इसको और बारीकी से हम समझें, साथ ही इसको नौकरी से आजादी पाने के लिए और ट्रेडिंग में बड़ा चमत्कार करने का एक मॉडल की तरह विकसित करें। इसके लिए जरूरी है कि हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग समझ पाएं। तो आज फोकस रहेगा मोमेंटम इन्वेस्टिंग पर। थैंक यू सो मच। सभी लोग जय श्री राम लिख रहे हैं। तो आज चर्चा करेंगे मोमेंटम इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स पर, और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, बिना वक्त गवाए सीधे चलते हैं चार्ट्स पर, और मैं अभी आपको बताऊंगा कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है। उससे पहले दो तीन पुराने सवाल थे जो लोग बार बार सवाल कर रहे हैं। तो देखिए, सबको मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जान करके आपके सवालों के जवाब कुछ एक मैंने नहीं दिए। वजह ये है कि वी हैव टाइम, अभी समय है हमारे पास, और हम लोग चर्चा करेंगे उसकी। अभी आज फोकस करते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग पर। जो आपके सवाल रह गए वो हमारे रिव्यू और इम्प्रूवमेंट के सेशंस होंगे दो, जो कि डेडिकेटेड है टुवर्ड्स दिस कॉन्सेप्ट ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस प्लस हेल्पिंग ईच वन ऑफ यू बिल्ड द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस टू ट्रेड। तो उस पर फोकस्ड है, तो तब हमारे पास पर्याप्त वक्त होगा सवालों के जवाब लेने का, बात करने का। इसी वजह से मैंने जवाब नहीं दिए। वैसे देखिए, कुछ अगर अर्जेंट सवाल हैं तो मैं ले भी लेता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फोकस आज हमारा रहेगा ऑन मोमेंटम इन्वेस्टिंग। अविनाश जोशी जी ऑप्शन ट्रायंगल से जुड़े हुए कई सारे सवाल कर रहे हैं। हाँ, इन्होंने मेल भी भेजी थी। अविनाश जी देखिए, ऐसा है कि जो आपने समझा है उसमें थोड़ी त्रुटि है। आप ये सोच रहे हैं डेली चार्ट्स पर व्यू बनाना है फिर 30 मिनट पे, ऐसा नहीं है। मैंने क्लैरिटी से उस वीडियो में बताया था कि किस तरह से आपको मार्केट व्यू बनाना है, और फिर किस तरह से आपको इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, या अगर आप ऑप्शन की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो किस तरह से व्यू बनाना है। तो एक बार वो वीडियो दोबारा देखेंगे, बाकी उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, डोंट वरी। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी सेशन एंड हो जाएगा और हम आपसे दूर हो जाएंगे, ऐसे मंगल प्रजापति जी का कहना है। बिल्कुल गलत कहना है मंगल जी। देखिए, आप कहीं पर भी चले जाएं, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो मैं इस बात पर है कि आप में से कुछ लोग जबरदस्त पैसा कमा पाए, और वही उद्देश्य है। तो इसी के लिए मैं लगातार तत्पर हूं। आप लोग एक बार जरूर ठंडे पड़ जाएंगे, लेकिन मैं आपके पीछे लगा रहूंगा, तो डोंट वरी, ये संवाद बना रहेगा। रहा सवाल टेलीग्राम ग्रुप्स का, बहुत जल्दी तामील हो जाएंगे वो, और जैसे कायम हो जाएंगे आपको मेल पहुंच जाएगी। कुछ एक टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं हमें, तो वो जैसे हर्डल सॉल्व हो जाएगी, मान के चलिए कि अभी 2-3 दिन में ही हो जाएगी, तो यू विल गेट इट, डोंट वरी। अच्छा, एक सवाल इसके बाद चलिए, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं और सीधे काम पे लग जाते हैं। सवाल कुछ खास है नहीं, फोकस करते हैं आज के मॉडल पर, और आज का मॉडल है ऑप्शन मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मोमेंटम इन्वेस्टिंग पर बात करेंगे। चिराग मलिक जी, आपकी मुझे मेल मिल गई थी, मैं जवाब दूंगा आपको, डोंट वरी। और संजय तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच जो आपने शब्द कहे उसके लिए। हरमीत जी एक शेर पढ़ना चाहते हैं। हरमीत जी, वाह जबरदस्त, आपका तो गजब है, बहुत शानदार। अच्छा, इसके बाद चलिए ठीक है, तो अब काम पे लगते हैं और आज के कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बात की हरमीत जी ने कि वो हुस्न ही बेकार है जिसमें प्यार ना हो, और वो बैच ही बेकार है जिसमें सरदार ना हो। अरे वाह, बहुत बढ़िया हरमीत जी, गजब कर दिया आपने तो, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। तो देखिए, अब शुरू करते हैं आज की बातचीत को। हेमा जवाल कल्याणकर जी, आपकी मेल भी अभी अभी प्राप्त हुई है, मुझे पढ़ने का मुझे वक्त नहीं मिला, लेकिन बिल्कुल मैं आपकी मेल पर भी आपको जवाब दूंगा, डोंट वरी। चलिए अब अच्छा, इसमें जतिन कपूर जी कह रहे हैं, सर एक अर्जेंट मेल मैंने भेजी थी
अबाउट ऑप्शन, एक्सपायरी ऑप्शन टू बाय करंट वीक और नेक्स्ट वीक। अच्छा चलिए, एक्सपायरी ऑप्शन में करंट वीक लिया जाता है हमेशा जतिन जी, नेक्स्ट वीक नहीं लेते हैं। एक्सपायरी ऑप्शन मतलब जो ऑप्शन एक्सपायर होने वाला है, तो करंट वीक पर ही ट्रेड करें। चलिए, तो जवाब मिलेगा आपको, डोंट वरी। अच्छा चलिए, अब बातचीत को शुरू करते हैं। और अमित बंसल जी कह रहे हैं मैंने भी अपनी ट्रेडिंग की समरी आपको भेजी है, बिल्कुल मिल गई है मुझे, और मैं उस पर भी आपको जवाब दूंगा। अनुराग बंसल जी की मेल भी मुझे प्राप्त हुई, बिल्कुल हो गई। और देवचरण पांडा जी, आपकी मेल भी मुझे प्राप्त हो गई। चलिए, तो अब बातचीत को शुरू करते हैं, आज के टॉपिक पर आते हैं बिना वक्त गंवाए, और सीधा फोकस करते हैं अबाउट मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्पीच। और लोग भी जुड़ रहे हैं, जय श्री राम लिख रहे हैं। चलिए फोकस करते हैं आज के कॉन्सेप्ट पर। वेबकैम बंद कर रहा हूं, सीधा आपको चार्ट्स दिखेंगे। चार्ट्स दिखते ही आपको पता है कि क्या कहना है, आपको यस लिखना है। लेकिन उससे पहले जो सवाल मैं आपसे हर सप्ताह पूछता हूं और आप लोग उसका बेमिसाल जवाब देते हैं, तो सवाल वही है। अब देखिए क्या जवाब आता है। तो सवाल है कि भाई हाउ इज द जोश। गोकुल जी ने जवाब दे दिया, उन्हीं के जवाब का मैं इंतजार कर रहा था। माउंट फूजी से ऊपर गोकुल जी का जोश है, माउंट एवरेस्ट के आसपास सिद्धार्थ जी का जोश है। गजब, बहुत बढ़िया, शानदार, वंडरफुल, ग्रेट। अच्छा, जोश इज हॉटर देन सन, अरे वाह, बहुत बढ़िया। बुर्ज खलीफा, बहुत शानदार। चलिए, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और सीधा अब आज के कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं। कुछ ही क्षणों में आपको चार्ट्स दिख जाएंगे, और चार्ट्स दिख जाएं तो फिर एक बार यस भी लिखिएगा। अच्छा, इस बीच राजकुमार जी कह रहे हैं कि क्या ओबीवी का इस्तेमाल हम लोग क्रूड पर कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स पर आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी चीज पर ओबीवी का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और आज फोकस करते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग पर, जो कि बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। और मैं चाहता हूं कि आप में से तमाम लोग, सभी लोग मोमेंटम इन्वेस्टिंग जरूर करें। ये मेरी आपसे निवेदन है कि जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो पैसा आप ट्रेडिंग से कमाएंगे उससे ज्यादा और बड़ा पैसा आप इन्वेस्टिंग से कमा सकते हैं। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में जबरदस्त पैसा बनता है, प्रोवाइडेड मार्केट बढ़ते रहें। अब देखिए, इसमें एक कंडीशन जरूर है कि मार्केट को बढ़ना पड़ेगा। अगर मार्केट नहीं बढ़ता है, मान लीजिए आने वाले 5 सालों तक बाजार रुका रहता है, नीचे ही आता रहता है, या कोई खास मोमेंटम नहीं बनता है, तो फिर डेफिनेटली आपको स्टॉक्स में उस तरह के रिटर्न्स नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी हर समय, चाहे कैसा भी मार्केट हो, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, कहीं ना कहीं तो एक्टिविटी होती है। और अगर आप अच्छे स्टॉक पिकर हैं तो ऑटोमेटिकली आप उन स्टॉक्स की तरफ चले जाएंगे जहां पर के मोमेंटम होगा। एक चीज मोमेंटम इन्वेस्टर को याद रखनी चाहिए, और वो ये है कि देखिए, हमारी उम्मीद ये होती है कि हमें हर साल पैसा बनेगा, हर महीने पैसा बनेगा। मोमेंटम इन्वेस्टर को ऐसी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं होगा। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, मोमेंटम इन्वेस्टर हैं, तो आप ये मत सोच के चलिए कि आपको हर साल पैसा आएगा या हर 6 महीना में पैसा बनेगा, ऐसा नहीं होगा। ट्रेडिंग में बंच्ड अप रिटर्न्स आते हैं, मोमेंटम इन्वेस्टिंग में विशेष रूप से बंच्ड अप रिटर्न्स आते हैं। बंच्ड अप रिटर्न्स का मतलब है एक साथ एक मुश्त बहुत पैसा आता है, फिर काफी समय तक आप देखते हैं कि वो पैसा नहीं बन पाता, आपको आदत हो जाती है उस अच्छे पैसे की, और फिर आप देखते हैं कि साल आपका ऐसा बीत जाता है, कोई खास पैसा नहीं बनता है। फिर अगले साल आप देखें कि जबरदस्त पैसा बनता है, फिर 2-1 साल तक आपको संघर्ष करना पड़ता है। तो ये ऐसे ही चलता है। लेकिन नेट में आप देखें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत शानदार रिटर्न्स मोमेंटम इन्वेस्टिंग के जरिए देखने को मिलते हैं। देखिए, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर? You should target between 25 and 30% एनुअल रिटर्न। 35 आइडियल होगा, 25 से 35% के बीच में सालाना रिटर्न ऑन अ कंपाउंडेड बेसिस आपको मिलना चाहिए। इसमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मैंने जोड़ा हुआ है। अगर आप 25 से 35% का रिटर्न हर साल ले आए, जो कि बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, अगर आप थोड़ा सा, आपको थोड़ी सी मेहनत करें और थोड़ा भाग्य साथ दे दे, तो 25 से 35% का सालाना रिटर्न लाना कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप ये रिटर्न ले आते हैं तो देखिए पैसा किस तरह से ग्रो करेगा, आप खुद ही चौंक जाएंगे अपने रिटर्न्स को देख करके। और वो जो पैसा है वो जिस स्पीड से ग्रो करेगा, यू विल बी अमेज्ड।
तो देखिए ये बिल्कुल मुमकिन है। 25 से 35% रिटर्न के लिए आपको मोमेंटम इन्वेस्टिंग करनी है। हो सकता है कि एक साल बिल्कुल ना चले, दूसरे साल में डबल हो जाए। तो इसी तरह से मोमेंटम इन्वेस्टिंग के रिटर्न्स आते हैं। तो कभी भी लीनियर एन्युटी बेस्ड रिटर्न्स यहाँ पर उम्मीद ना करें। बंच्ड अप रिटर्न्स आएंगे और उसके लिए आपको मेंटली रिकंसाइल्ड रहना है कि भाई हाँ ये तो होगा ही, इस तरह ऊपर नीचे तो होता ही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में सुकून होता है, जो आपको ट्रेडिंग में आपाधापी होती है। ट्रेडिंग में आप देखिए खिंचाव होता है, वक्त देना पड़ता है, तनाव होता है। इन्वेस्टिंग में उस तरह का तनाव नहीं होता है। आपको बहुत समय मिलता है सोचने के लिए, विचारने के लिए। प्लस आपको बार बार हर मिनट रिएक्ट नहीं करना पड़ता। तो मान लीजिए आप किसी जॉब में हैं, कारोबार में हैं, आप बिजी, कोई आपका शेड्यूल रहता है, नहीं देख पाते हैं, तो कोई चिंता नहीं, आप इन्वेस्टिंग तो फिर भी कर सकते हैं। अगर आप 25 से 30% रिटर्न लाने में सफल हो जाते हैं तो ये मेरी बात मान के चलिए, बहुत भारी उपलब्धि है ये। इट इज अ ह्यूज अचीवमेंट एंड इट इज डूएबल विद ओनली अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट। दूसरी एक चीज मैं आपको बताऊं कि भी देखिए, अगर आप इसको करते हैं तो जो भी आपकी सेविंग्स हैं उसको आप इसमें चैनलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल जो हमारी जनरेशन को जिसका जवाब ढूंढना होगा वो ये है कि अपने पैसे को डालें कहाँ, हमारे पास विकल्प ही क्या है। आप देखिए, जो डेट है, यानी कि बैंक एफडीज हैं, पीपीएफ्स हैं, इस तरह के इन्वेस्टमेंट में तो अब कोई खास रिटर्न बचा ही नहीं। हो सकता है कि इसमें कुछ सुधार हो जाए, आने वाले सालों में इंटरेस्ट रेट कुछ बढ़ जाए, लेकिन फिर भी जो नेट रिटर्न है, एब्सोल्यूट जो आपको फाइनल रिटर्न मिलेगा, वो जिसको रियल रिटर्न कहा जाता है, वो इतना पुअर है कि उसके लिए आप डेट में पैसा डालना पसंद नहीं करेंगे। और डेट भी रिस्क फ्री नहीं होता है, उसमें भी खतरा तो होता ही है। तो देखिए कहने का, अब देखिए जिन्होंने डीएचएफएल में पैसा डाला हुआ था या जिन्होंने कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स में पैसा पड़ा था, तो रिस्क तो उसमें था ही। तो कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि डेट एज एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तो वो बिल्कुल भी नहीं बचा है। दूसरा, प्रॉपर्टी का तो हाल आप जानते ही हैं, वहां पर भी थोड़ा बहुत अपटिक बना है, लेकिन प्रॉपर्टी में जिस तरह की लिक्विडिटी रहती है, जितना मुश्किल है प्रॉपर्टी को खरीदना बेचना, फिर बड़ा टिकट साइज है, तो इस वजह से प्रॉपर्टी भी कोई खास इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं है। कमोडिटीज अभी बढ़ रही हैं, लेकिन क्या कमोडिटी ही एकमात्र इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है? तो ऐसा नहीं। तो आप अपने पैसे को डालेंगे कहाँ? आपको अपना पैसा इक्विटी में ही डालना पड़ेगा। और ये केवल आप ही की समस्या नहीं है, सारे लोगों की यही समस्या है। जब सब लोग अपना पैसा इक्विटी में डालेंगे तो इक्विटी का बढ़ना अपने आप तय हो जाएगा। तो ये है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, अपने आप ही ये चीज साबित हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, हमें इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली लेना है। जो सीरियसली लेगा उसको जबरदस्त पैसा आने वाले समय में बनेगा। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। जितना गंभीरता से आप अपना काम करते हैं, जितनी गंभीरता से आप अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को संभालते हैं, उतनी ही गंभीरता से आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है और उसको संभाल के रखना है। अगर आप ये काम ठीक ढंग से कर पाए तो मेरा यकीन मानिए, आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज अ अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम। दूसरी एक बात है कि देखिए, ये 20 साल की विंडो है, ये जो आने वाले 20 बरस हैं, दिस इज गोइंग टू बी अ ड्रामेटिक 20-year पीरियड इन आवर हिस्ट्री। तो ये मौके बार बार नहीं आते। ऐसा नहीं कि आज आप जापान में इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो उस तरह के रिटर्न्स आएंगे। उस तरह के रिटर्न शायद आज जापानीज मार्केट में, यूरोप के कुछ मार्केट्स में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर सैचुरेशन हो गया है, जो होना था हो चुका है। सभी लोगों के पास दो दो गाड़ियां हैं, सब कुछ डिमांड वगैरह सब फुलफिल हो गई। यहाँ पर अभी आप देखते हैं कि बहुत बड़ा डिमांड इंजन क्रिएट हो रहा है। और इस वजह से आने वाले 20 साल जो हैं, ये हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े होने वाले हैं। तो इस समय अगर आप निवेश शुरू करते हैं और आप गलतियां भी करते हैं तो भी इवेंचुअली यू विल मेक ट्रेमेंडस मनी। एंड दिस इज नॉट ऑप्टिमिज्म, दिस इज हाउ थिंग्स आर स्टैक्ड। प्योरली टेक्निकली ये व्यू है मेरा। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या हो सकता है कि आपको टेम्परेरी डिप्स देखने को मिल सकते हैं जो काफी समय तक चलते हैं। जैसे अब आपने देखा कोरोना का फॉल आया, दैट वाज अ गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी, जिसमें आप देखिए इतनी बड़ी गिरावट आई। गिरावट आने के बाद देखिए कितने कम वक्त में उस गिरावट को वापस बाजार ने रिकवर कर लिया। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा है जो आतुर है यहाँ पर पैसा डालने के लिए। बहुत पैसा आ रखा है हमारे यहाँ और लगातार आ रहा है। दुनिया भर में देखिए तो पैसे की डेस्टिनेशंस बहुत ज्यादा नहीं।
तो इस सेटअप के अगेंस्ट अगर हम इक्विटी में पैसा नहीं डालते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो देखिए बहुत बड़ा हम कहें कि दिस इज फूलिशनेस। अगर आप ये नहीं करते हैं तो दिस इज शेयर फूलिशनेस। इसलिए आपको, मुझे, हम सभी को अपने सारी सेविंग्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इक्विटीज में डालना है। ये पुरानी बातें भूल जाइए कि इक्विटी में पैसा डूब जाता है, स्कैम होगा, सब खत्म हो जाएगा, शेयर बाजार का कोई भरोसा नहीं है। ये सारी चीजें भूल जाइए। मैं और आप, हम हर पल बाजार को देख रहे हैं। जैसे जैसे मार्केट गिरेगा, मान लीजिए गिरने लगता है, तो वील गेट आउट वेरी क्विकली, हमें कोई समय नहीं लगेगा। और नीचे के लेवल्स पर जब वापस मौके आएंगे हम फिर खरीद लेंगे। हमने यही काम इस साल 2020 के मार्च में किया। उससे ड्रामेटिक फॉल तो हो नहीं सकता, और जब आप उससे निपट सकते हैं तो आप किसी भी सिचुएशन से निपट सकते हैं, मान के चलिए। तो इसलिए देखिए, आप सबको करना है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। अब देखिए, मोमेंटम इन्वेस्टिंग जब आप कर रहे हैं, अच्छा कुछ लोगों को आवाज नहीं आ रही है, तो जो लोग आवाज नहीं मिल रही है, भाई आप जानते ही करना क्या है, एक बार आपको रिफ्रेश करना है पेज को। अगर आपको आवाज नहीं मिल रही है, क्या काफी लोगों को आवाज नहीं आ रही है? अगर आवाज आ रही हो तो एक बार यस लिखिएगा। जो लोग आवाज, जिनको नहीं मिल रही है, काफी लोग लिख रहे हैं। डॉक्टर सुचरिता जी को भी आवाज नहीं आ रही है, और काफी सारे लोग लिख रहे हैं। अगर आवाज नहीं आ रही हो तो एक बार प्लीज यस लिखिए। हाँ सॉरी, आवाज आ रही हो तो यस लिखिए, आवाज नहीं आ रही है तो एक बार प्लीज रिफ्रेश कीजिएगा। ओके, वंडरफुल, चलिए बहुत बढ़िया। दो तीन लोगों को शायद आवाज नहीं आ रही है। तो देखिए, आवाज ना आए तो बिल्कुल चिंता ना करें, एक बार आप अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपको आवाज ठीक से आ जाएगी। आप तो जानते ही हैं कि किस तरह वापस आवाज को लाया जाता है। चलिए, ग्रेट, बहुत बढ़िया, शानदार। तो देखिए, हमें ये काम करना है गंभीरता से। अब इसके लिए देखिए क्या चीजों का ख्याल रखना है और किस तरह से इसको करना है। देखिए, एक चीज तय है, बाजार जब बढ़ता है तो ये जो आर्ग्यूमेंट है कि आपको इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बहुत सही लगता है आपको, क्योंकि आपने बढ़ा हुआ बाजार देखा है। अभी पिछले 2 सालों में बाजार बहुत बढ़ गया, तो आपको लगता है यार ये तो ठीक कह रहे हैं एंड बाजार में पैसा डालना ही चाहिए। देखो इतना बढ़ गया, हमने पहले डाला होता तो कितना पैसा बन गया होता, ये सब समझ आता है। जब बाजार घट जाता है तब आपको लगता है यार ये बेवकूफी है, क्यों मैंने इक्विटी में पैसा डाला, अच्छा खासा मेरा म्यूचुअल फंड में पड़ा था, अच्छा खासा मेरा बैंक एफडी में था, कहाँ मैं इक्विटी के चक्कर में पड़ गया, देखो मेरा 20% गिर गया, देखो मेरा 30% गिर गया। ये विचार आपके मन में आएंगे। देखिए, 20-30% का सवाल नहीं है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको गंभीरता से लेना है। बाजार आपको हराने का, निकालने का पूरा प्रयास करेगा, आपको डटे रहना है और लगातार इसमें फंड्स डालते रहने हैं। आप देखेंगे, इफ यू परसिस्ट, मार्केट्स विल रिवॉर्ड यू फॉर योर पेशेंस एंड परसिवियरेंस, और ऐसा रिटर्न आएगा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो देखिए, इस पूरे को आप लोगों ने, देखिए इतने समय से मेरे को सुन रहे हैं आप लोग, नौकरी से आजादी कार्यक्रम में, उसके बाद टर्टल ट्रेडिंग कार्यक्रम में, लगातार आपने मेरी बात सुनी। मैं आपसे केवल एक अपील करता हूं, देखिए इस कोर्स से आप कुछ सीखे हो ना सीखे हो वो एक अलग, इस कोर्स का केवल एक संदेश अगर आप अपने मन में बसा लें और उसको इंप्लीमेंट कर लें तो ये सारा एफर्ट जो है ये वर्थवाइल हो जाएगा। और वो संदेश ये है कि यू मस्ट स्टार्ट बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो। बहुत ही जरूरी चीज है, मैक्सिमम कैपिटल को इसमें डेडिकेट करें। अच्छा, मैं देखता हूं मेरे कुछ जानकार लोग हैं इक्विटी में पैसा डाल रहे हैं, उनके पास देखिए, उन्होंने भी बाजार को बढ़ते हुए देखा। जब बढ़ते हुए देखा शुरू शुरू में तो उनको लगा यार ये पता नहीं क्या है। उसके बाद जब काफी बढ़ गया तो लगा यार हम तो छूट गए पीछे। फिर थोड़ा सा हिम्मत करी, फिर 2-3 डेरिवेटिव के सौदे करे, फिर ये सब थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर ली, कभी कोई शेयर खरीद लिया, ऐसे सब किया। अब वो कहते हैं जी हमें तो शेयर बाजार में पैसा डालना है। अब उनसे वो कहते हैं, भाई मैं पूछता हूँ कितना पैसा डालेंगे, तो कहते हैं जी भाई उनकी नेटवर्थ मान लीजिए 5 करोड़ रुपए, या उनके पास जो पैसा खाली पड़ा है वो मान लीजिए 2 करोड़ रुपए, और 2 करोड़ रुपए में से वो कहते हैं भाई हम सर डाल देंगे 5 लाख, 10 लाख, आप बताओ 20 लाख भी डाल देंगे। अब देखिए, इतना छोटा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके पास 2 करोड़ रुपया है, अगर वो 20 लाख रुपया डालेगा तो इक्विटी से कोई उम्मीद ना रखें। इक्विटी इज नॉट समथिंग जिसमें कि इतना छोटा पैसा, अपनी नेटवर्थ का इतना छोटा सा हिस्सा डालेंगे और पूरे समय उसकी चिंता मोल लेंगे, उसी की चिंता करते रहेंगे, तो फायदा क्या है बताइए। इक्विटी शुड बी और मेन स्टे, आपकी पूरी कैपिटल का अधिकांश हिस्सा इसमें डालना है, बड़ा पैसा डेडिकेट करना है, तभी आपको रिजल्ट आएगा।
तो बड़ा पैसा कब आप डालेंगे? जब आप पूरी तरह से इसके प्रति कमिटेड होंगे। तो आपको ये फोकस करना है, भाई आपके मन में ये भावना आनी चाहिए, यार बेकार पैसा यहाँ पड़ा है, इसको तुरंत जो है इक्विटी में डालता हूँ। इक्विटी में, इक्विटी शुड बी और मेन इंजन। अपने पैसे को इक्विटी में डाइवर्ट करें, बड़ा सीरियस इन्वेस्टमेंट करें, तब आप देखेंगे आपको रिटर्न्स आते हुए दिखेंगे। तो इक्विटी जो है, दिस इज लाइफ ऑल्टरिंग। देखिए आज से 10 साल बाद, आज से 15 साल बाद जब आप मुड़कर देखेंगे, याद करेंगे आज के सेशन को कि भाई एक समय था, हम तो इक्विटी में फुटकर एकदम डरते डरते थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते थे, हल्के फुल्के ट्रेड लिया करते थे, और उसके बाद जब हमारी बात हुई और हमने इस पर पैसा डाला, तो देखिए आज हम यहाँ से यहाँ हो गए। आज हम ये लेवल पर थे उस समय और आज हम यहाँ हैं। तो वो तभी मुमकिन होगा जब आप सीरियस कमिटमेंट करेंगे। तो पहली चीज जो मैं आप सबसे चाहता हूं कि आपको पोर्टफोलियो बनाना है। केवल पोर्टफोलियो बनाने के लिए नहीं बनाना है, यू हैव टू मेक अ सीरियस कमिटमेंट टू योर पोर्टफोलियो। सीरियस कैपिटल डाइवर्ट करें, कोई एक बड़ी चीज बेच करके पैसा डालें, कुछ सीरियस इन्वेस्टमेंट करें, अपनी सेविंग्स का बड़ा हिस्सा डालें। अब आपके पास बेचने के लिए नहीं, कोई एसेट नहीं है, तो भी कोई परेशानी नहीं है। जो आप मंथली सेविंग करते हैं, आप कहें कि भाई सारी की सारी सेविंग हम इक्विटी में डालेंगे, कुछ थोड़ा बहुत बच गया तो इधर उधर डाल देंगे, अदरवाइज जो हमारा फोकस है मोस्टली पैसा इक्विटी में ही डालेंगे। जो पैसा स्पेयर बचेगा उससे शेयर खरीदेंगे। जैसे ही आप इस तरह शेयर्स को अक्यूमुलेट करने के मुद्रा में आ जाएंगे, आप देखिए क्या रिटर्न आता है, क्या रिटर्न आता है। जो ट्रेडर्स, जो इन्वेस्टर्स मुझे आज तक जीवन में बड़े मिले हैं, आप देखिए उनको पैसा कैश खाली हुआ नहीं, उनका मन करता है कि 500,000 रुपए के जो खुदरा पैसे पड़े हैं इसके भी शेयर्स खरीद लें। इस तरह की भावना मन में होनी चाहिए। जब आप इस तरह से सोचेंगे कि मुझे तो अपने सारे पैसे इक्विटी में ही चैनलाइज करने हैं, आप देखिए रिटर्न्स आपको जबरदस्त आते हुए दिखेंगे। अच्छा, एक स्पीच चीज कही है उमेश जी ने, वो कहते हैं कि सर व्हाट हैपेंस टू शेयर मार्केट इन केस ऑफ वॉर। मान लीजिए कोई युद्ध वगैरह हो जाए, कोई ऐसी घटना दुर्घटना जिसको आज हम सोच ही नहीं पा रहे, ऐसा कुछ हो जाए और हम अपनी सारी सेविंग्स इसमें डाल बैठे, तो क्या होगा? भाई देखिए उमेश जी, बात तो आप सही कह रहे हैं, खतरा तो देखिए है इक्विटी में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने इवेंट्स नहीं देखे। कई तरह के इवेंट्स ओवर द इयर्स हम लोग देख चुके हैं। हमने वॉर देखी, छोटी मोटी वॉर्स हुई। इसके अलावा आपने देखा ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ, कोरोना संकट आया जो कि एक ग्लोबल ट्रेजेडी थी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल, जिसका कि कोई पास्ट में एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये घटनाएं घटती रहेंगी, लेकिन जो बेसिक इकोनॉमी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो वो अपनी गति से चल रही है और उसमें कोई सरकार का आना जाना, ये सारी चीजें कोई असर नहीं डालती हैं। इट इज द बेसिक डायनेमिक्स ऑफ आवर मार्केट कि वो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी उस दर से ग्रो करती रहेगी, और वो जैसे जैसे ग्रो करेगी आप देखेंगे कि आपका बाजार भी उसी रेट पर ग्रो करता रहेगा। तो इसलिए उन सब चीजों की परवाह मत कीजिए, जो भी आएगा वो उससे निपटेंगे। जो भी आएगा उसमें अपॉर्चुनिटी होगी। मान लीजिए कई युद्ध हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, आपको मौका मिलेगा खरीदने का। और जो वॉर्स होती हैं, ट्रेडिशनली स्पीकिंग वॉर्स आर ऑलवेज गुड फॉर द मार्केट। जब दुनिया में वॉर होती, कहीं पर भी वॉर हुई, उसके बाद हमेशा एक पोस्ट वॉर बूम आता है और उसमें एक बहुत बड़ी तेजी बनती है। तो हमेशा ऐसा होता है। अच्छा, अब देखिए, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये जयशंकर जी भी कह रहे हैं कि वॉर के बाद हमेशा बाजार बढ़ता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसलिए देखिए इन सब चीजों की परवाह मत कीजिए, कोई भी डर अपने मन में लाने मत दीजिए, आप निवेश कीजिए। देखिए एक बात मेरी छोटी सी सुनिए, आप में से अधिकांश लोग जब अपने पूरे नेटवर्थ का स्टेटमेंट देखते होंगे कि भाई मेरे पास टोटल आज के दिन इतना पैसा है, आप देखेंगे कि आपका अधिकांश पैसा प्रॉपर्टी में लॉक्ड होगा। एवरेज हाउस होल्ड की जो सेविंग्स है उसका सबसे बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स में फंसा हुआ होता है। अब आप प्रॉपर्टी में देखिए तो प्रॉपर्टी में क्या, किस तरह की इम्यूनिटी है? कोई भी इम्यूनिटी आपके पास नहीं है। प्रॉपर्टी में हर तरह का वो खतरा है जो कि इक्विटी में होता है, सारे खतरे हैं वो। जिस तरह अगर वॉर हुई तो प्रॉपर्टी की कीमतें कौन सी बचेंगी? प्रॉपर्टी की कीमतें भी तो घटेंगी। तो अगर मान लीजिए इकोनॉमी ठप हो गई तो प्रॉपर्टी की कीमतें भी ठप हो जाएंगी। तो आप ये मान के चलें कि जब हम प्रॉपर्टी में बेधड़क निवेश करते हैं, उसके लिए पैसा जोड़ते हैं, एक एस्पिरेशन रखते हैं कि भाई मेरे पास एक प्लॉट हो, एक फार्म हाउस हो, एक और ये हो वो हो, उसी तरह से आपको इक्विटी के भी एस्पिरेशंस बनाने हैं कि भाई मेरे पास इतने शेयर्स होने चाहिए, मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। ऐसे फिगर्स अपने मन में रखेंगे, उसके लिए अपने आप को, अपने परिवार को मोटिवेट करेंगे,
तभी आप वो बड़ा पोर्टफोलियो बना पाएंगे। और एक बार वो पोर्टफोलियो बन गया, इट इज योर ग्रोथ इंजन, इट विल लास्ट अ लाइफ टाइम, इट विल चेंज योर डेस्टिनी। ये मेरी बात को विश्वास करिए और इसको आप फॉलो करें। तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, नितिन भंडारकर जी हैं जो कि कह रहे हैं कि भाई मेरी तो सारी सैलरी ईएमआई में चली जाती है। भाई देखिए, बिल्कुल सही है नितिन जी, विवशताएं हैं। हर ट्रेडर जो शुरू करता है, हर इन्वेस्टर जो शुरू करता है, जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उस समय आपके पास चैलेंजेस तो होते ही हैं, लेकिन उन चैलेंजेस के बावजूद आपको प्रयास करना है। आप प्रयास करेंगे, एक कदम आप बढ़ाएंगे, एक कदम भाग्य आपके हक में बढ़ाएगा। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली थिंग्स विल स्टार्ट टू फॉल इन प्लेस, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। आपकी सैलरी बढ़ जाएगी भगवान ने चाहा तो, आपके पास अपने आप पैसे बनाएंगे। आप कोशिश करिए, अपने आप रास्ते निकल आते हैं। तो स्टार्ट स्मॉल। मैं ये नहीं कहता कि आप कोई बहुत पैसा डालें, अपना सारा कुछ, कोई पुरानी एफडी पड़ी है बेच उसको तोड़वा के सारा पैसा डाल दें, या अपना घर मकान बेचकर डाल दें। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको अपने मन में इरादा करना है कि भाई मुझे एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाना है, और जो भी मेरे पास सेविंग्स आएंगी उसको मुझे इक्विटी में डेडिकेट करना है। मैं ये सोच करके चलूंगा तो ड्रामेटिक अपसाइड देखने को मिलेगा। ओके, अच्छा, एक राजीव जी इस पर एक तर्क दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये किसी ने कहा है कि भाई सारे एग्स एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए, तो क्या ये ठीक नहीं होगा कि हम। हाँ भाई देखिए, ठीक है विजय जी, राजीव जी, आप बात तो सही कह रहे हैं, लॉजिकली सही है, लेकिन देखिए क्या होता है कि रियल लाइफ में यू हैव टू टेक अ बेट। तो हम लोग बेट क्या ले रहे हैं? हमारी बेट ये है कि जो रिटर्न इक्विटी से आएगा वो वीडियो और कहीं से भी आ नहीं सकता है। तो बस आप और कुछ मत सोचिए, आप पूरी तरह से फोकस्ड रहिए इक्विटीज पर। 10 साल दें इसको, एंड इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आई वांट ईच वन ऑफ यू टू बी मिलियनेयर्स, डॉलर मिलियनेयर्स बनेंगे आप लोग सब, अगर आप इसको करेंगे शिद्दत से। अगर ऑलरेडी नहीं है, जैसे कुछ लोग तो आप में से मुझे पता है ऑलरेडी डॉलर मिलियनेयर्स हैं। डॉलर मिलियनेयर वो होता है जिसके पास 7.5 करोड़ रुपया होता है, अपने मकान को छोड़कर। मकान जिसमें आप रह रहे हैं या जो बुनियादी चीजें उनको हटा दें, 7.5 करोड़ अगर आपके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं डॉलर मिलियनेयर। तो आप में से जो लोग अभी डॉलर मिलियनेयर नहीं हैं, मेरा ये मंसूबा है कि आने वाले 10 सालों में आप डॉलर मिलियनेयर बनेंगे। तो इस इरादे से इन्वेस्टमेंट करें, एंड इक्विटी विल बी द व्हीकल दैट विल मेक इट हैपन फॉर यू। चलिए, तो आइए अब देखिए, इक्विटी के बारे में हमने बात की, मन में एक विचार बनाया, और अब आते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, इंप्लीमेंट कैसे होगा ये। चलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए, मोटिवेशन मिल गया अनुराग जी को। अनुराग जी कह रहे हैं बहुत मोटिवेट हो गया हूँ, एकदम एनर्जी आ गई मुझ में, और अब मैं पूरी तरह तत्पर हूँ पोर्टफोलियो बनाने के लिए। यही मेरा मंसूबा था, मकसद था कि आप तैयार हो जाएं, मन में ये बात सोचें, और जब आप ये सोचेंगे तो वो अपने आप हो जाता है। तो आपको सोचना, देखिए पहले किसी भी चीज को शुरू करने से पहले उसके बारे में सोचना पड़ता है कि भाई अच्छा ये हम ऐसे ऐसे करेंगे, काश ऐसा हो जाए, और वो अब सोचेंगे तो होगा। लेकिन उसके लिए अब देखिए, और कितने एग्जांपल्स मैंने आपको शायद पहले भी दिए होंगे, कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं। एक यहाँ पर हमारे बड़े करीबी मित्र हैं, बहुत जबरदस्त इन्वेस्टर हैं, आज उनका नेटवर्थ को 250 सीआर से ऊपर का है, और उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की थी। ही वाज अ रेवेन्यू सर्विसेज ऑफिसर, और आईआरएस ऑफिसर थे वो, और उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी। एक समय पर किसी विवाद की वजह से जॉब छोड़ी उन्होंने। जॉब छोड़ने, सोचिए सरकारी जॉब थी, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हुए हैं, और बहुत संघर्ष के बाद वो सरकारी जॉब उन्हें मिली थी। उनके परिवार में किसी भी व्यक्ति ने कभी 1 रुपए का भी शेयर नहीं खरीदा था, ना ही शेयर बाजार क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है, उनको कोई इसकी जानकारी थी। एक बेसिक इंटरेस्ट था। वो कहते हैं मैं एयरपोर्ट पे मेरी जॉब थी, और एयरपोर्ट पे क्या होता था कि वहाँ ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस और ये सब अखबार पढ़े रहते थे, और मैं खाली समय में अखबार पढ़ता हूँ, तो मेरे क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उनके मन में जिज्ञासा आई कि भाई शेयर बाजार कैसे होता है, दाम कैसे बढ़ते हैं। तो उन्होंने ऐसे आईपीओ वगैरह में थोड़ा बहुत पैसा लगाया, और जब जॉब छोड़ दी उन्होंने,
तो उन्होंने कहा कि बस अब मैं यही काम करूंगा और इन्वेस्टमेंट की जर्नी उन्होंने शुरू की। टुडे ही इज वर्थ 250 करोड़ एंड ही डिड नॉट हैव अ सिंगल रुपी टू बिगिन विद। जो उनके पास पैसे थे अपनी सैलरी से जो बचाकर छोटी मोटी सेविंग्स थी उससे शुरू किया और आज देखिए इतना जबरदस्त पैसा है। तो इसका मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है, आप ये मत सोचिए कि मुमकिन नहीं है। अगर आप सही दिशा में सही तरह से बढ़ेंगे, 2 4 5 ट्रेड्स आपके ऐसे जबरदस्त आएंगे, यू विल बी इन अ डिफरेंट ऑर्बिट ऑल टुगेदर। बिल्कुल मुमकिन हो जाता है, आप चिंता मत कीजिए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, इस बीच अभिषेक सिंह जी हमें बता रहे हैं कि मैंने अपनी बहन की शादी के लिए पोर्टफोलियो बनाया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, नेक काम है अभिषेक जी, और आपने उसके लिए पोर्टफोलियो बनाया है तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। 101% यू विल मेक ट्रेमेंडस मनी एंड माय बेस्ट विशेस आर विद यू। और जो भी सहायता हम लोग कर सकते हैं करेंगे, आप बिल्कुल सफल होंगे, डोंट वरी। बहुत बढ़िया, चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब बातचीत को देखिए, मोटिवेशन बहुत हो गया, अब असली काम पर आते हैं। और काम ये है कि हमें तय करना है कि किस तरह से हम अपने पोर्टफोलियो को बनाएंगे। तो देखिए, अब इसकी स्ट्रेटजीज बहुत सारी हो सकती हैं। कुछ बेसिक स्ट्रेटजीज पर चर्चा हम लोगों ने नौकरी से आजादी कार्यक्रम के दौरान किया था और मैंने आपको बताया था कि आपको मोमेंटम इन्वेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले स्टॉक का सिलेक्शन करना है। स्टॉक सिलेक्शन करते समय कई सारी चीजों को आपको देखना है, जिसमें सबसे पहले ये देखना है कि स्टॉक ऐसा फ्लाई बाय नाइट फ्रॉड स्टॉक ना हो, और इसकी रोकथाम आपको करनी है। जिस भी स्टॉक पर शंका हो, शुबा हो, छोड़ दीजिए। देखिए, विशेष रूप से आजकल के वातावरण में जहां आप देख रहे हैं कि हर छोटा बड़ा स्टॉक जिसके फंडामेंटल्स बिल्कुल ही गोल हैं, वो स्टॉक भी आप देखिए लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड हो रहा है, 52 वीक हाई पर ट्रेड हो रहा है, रोज 10-10% बढ़ रहा है। तो इस तरह से बड़ी चिंता होती है और उसमें लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन ऐसे शेयर से आपको बचना है। जब हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हमारे स्टॉक्स क्वालिटी के होने चाहिए। क्वालिटी के स्टॉक्स आप खरीदते हैं, हो सकता है कि थोड़े रिटर्न कम मिले। जैसे अगर आपने आज आर पावर खरीदा, या आपने आज मान लीजिए जेपी इंफ्रा खरीदा या जेपी एसोसिएट खरीदा, वो स्टॉक्स 6-6 7-7 टाइम्स हो गए। लेकिन देखिए क्या है कि वहां पर खतरा ज्यादा है, वहां पर रिस्क है, मेंटल पीस नहीं है। हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, तो हम क्या करेंगे, एक क्वालिटी का बेसिक मापदंड हमेशा अपने मन में रखेंगे कि भाई इस लेवल से नीचे हम नहीं जाएंगे। इसके कुछ बेसिक आप क्राइटेरिया अपने लिए सेट कर सकते हैं, एडवांस क्राइटेरियाज भी बना सकते हैं। आप में से जो लोग फंडामेंटल्स थोड़ा बहुत समझते हैं, फंडामेंटल बेसिस पर भी आप क्राइटेरियाज बना सकते हैं। लेकिन टेक्निकली अगर आप क्राइटेरिया बनाते हैं तो एक सिंपल क्राइटेरिया ये हो सकता है कि भाई 1,000 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये एक बेसिक हमारा मॉडल बन सकता है। S&P 500 के बाहर के स्टॉक्स को बहुत सिलेक्टिवली चूज करेंगे। तो हम ये रूल बना लें कि S&P निफ्टी 500 के बाहर नहीं खरीदेंगे, 1,000 करोड़ से कम मार्केट कैप की कंपनी को नहीं खरीदेंगे। इस तरह से आप अपने लिए कुछ एक रूल्स बना सकते हैं। आप अपने लिए ऐसे रूल्स भी बना सकते हैं कि जो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जिसपे कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू रहा है उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जिसके प्रमोटर पे कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दाग रहे हैं उन कंपनीज में। तो इस तरह से आप अपने लिए कुछ बेसिक रूल्स बना सकते हैं, जिससे आपको एक मेंटल कंफर्ट रहता है। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, फंडामेंटल्स बियॉन्ड अ पॉइंट आर मीनिंगलेस, क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव होता है। लेकिन टिल सम पॉइंट इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ कंफर्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो इसीलिए वो एक लेवल तक जरूरी है, एक लेवल के बाद उसको आपको नहीं देखना है। तो आपको क्या देखना है कि हम वो शेयर्स खोजें जिनका जिनका स्टेबिलिटी हो, जिनका नाम आपने सुना हो, प्रमोटर ग्रुप जो है वो अच्छा हो। प्रमोटर ग्रुप देखिए, अब लोग मुझसे पूछते हैं कि कई चीजें हैं। इनफैक्ट फंडामेंटल एनालिसिस में जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो ये है कि भाई क्वांटिटेटिव मेजर तो आपको दिखते हैं, जैसे अब आप आरओई देखते हैं, आरओसी देखते हैं, पी रेशो देखते हैं, ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, सबके सबको नंबर पता होते हैं। इन चीजों से बड़ी होती है जो चीज क्वालिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव मतलब कि भाई प्रमोटर कैसा है, उसकी सीरत कैसी है, प्रमोटर का रियल हिस्ट्री क्या रही है। देखिए, ये चीज पता लगती है विद सम बिट ऑफ ट्रैकिंग। जब आप इसको सीरियसली लेने लगेंगे, आप अपनी कंपनी के भीतर जाएंगे, उसकी बैलेंस शीट देखेंगे, उसकी हिस्ट्री देखेंगे, आप प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, उसकी टेक्निकल स्किल्स देखेंगे,
उससे जुड़ी हुई बातें पता करेंगे तो आप देखेंगे धीरे 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 करके आपको बहुत कुछ पता लगने लगेगा अबाउट द कंपनी एंड प्रमोटर। एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। अब देखिए जैसे मिसाल में लूं, मान लीजिए टाटा ग्रुप की कंपनीज हैं, तो आज देखिए आप किसी से भी बाजार में पूछेंगे तो दे वुड ऑल से कि टाटा ग्रुप कंपनीज के प्रमोटर क्वालिटी पर कोई शंका नहीं है, दे आर वेरी गुड। तो ये चीज देखिए ऐसा नहीं कि आपको किसी स्कूल में बताई गई हो, ये चीज ऐसा है कि आपने उनका बिहेवियर देखा, उनकी कंपनी की हिस्ट्री देखी, कंपनी के बिजनेस, उनके प्रोडक्ट्स देखे, तो आपको एक भरोसा जम गया कि हाँ जी ये कंपनी अच्छी है। तो एक बहुत छोटा सा इस तरह का फंडामेंटल इवेल्युएशन आपको अपनी कंपनीज का करना है, क्योंकि देखिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ कंपनियां हो सकता है हमें 3-4 साल रखनी पड़े, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे हाथ में कंपनियां वो हो जिसको लेकर के हमें कभी कोई डर ना लगे, हमें ये ना लगे यार क्या ले लिया, ये तो फ्रॉड निकल आई। वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ध्यान क्या रखना है आपको, और अच्छा देखिए किसी कुछ कंपनीज होती हैं बहुत अच्छी साबित होती हैं, लेकिन उन कंपनीज का जब आप उसको समझने जाते हैं तो शायद आपको कंपनियां समझ नहीं आती हैं। जैसे कि मैं एक कंपनी का मिसाल ले लूं, मान लीजिए कि लेट अस से कि देयर इज अ कंपनी कॉल्ड इन्फीबीम एवेन्यू, ठीक है ना, हो सकता है बहुत अच्छी कंपनी, लेकिन जब मैं उसको स्टडी करता हूं तो मुझे वो कंपनी कुछ समझ नहीं आती कि मतलब उसका बिजनेस मॉडल समझ नहीं आता, क्या करते हैं वो समझ नहीं आता, किस तरह से वो उसकी रेवेन्यू प्रोटेक्टेड है नहीं समझ आता। जहां पर भी डाउट हो जाए आपको कि यार समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, कंपनी करती क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या है, क्या कैसे सर्वाइव करेगी, उसको भूल जाइए, बस आपको कोई परवाह नहीं, उसको हमें नहीं लेना है। तो फोकस ऑन कंपनीज जो कि आपको पता है कि हाँ दे आर गुड, एवरीबडी हैज एन अंडरस्टैंडिंग, सबके पास एक यूनिक इनसाइट होती है। अच्छा देखिए कुछ आप में से लोग होंगे मान लीजिए फार्मा कंपनी से जुड़े हैं, जैसे अब ये डॉक्टर्स हैं हमारे साथ कुछ लोग, तो अब आप रोज देख रहे हैं, आपको पता है भाई ये कंपनी का ये दवाई जो है बहुत ज्यादा चलती है ये कंपनी, तो आपको पता है कि उस इंडस्ट्री की आपके पास एक यूनिक अंडरस्टैंडिंग है, आप उस पर ज्यादा ओवरवेट हो सकते हैं, बिल्कुल उस तरह से उसको देखें। तो आप अपने खुद के जो आपके अंदर नॉलेज है उसका इस्तेमाल करें प्रोडक्टिवली, एंड यू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग कि भाई हमें कंपनीज सही चुननी है। ये काम जितना मुश्किल लगता है उतना ये है नहीं, अगर आप बाजार में 2 साल देंगे ऑटोमेटिकली यू वुड नो कि भाई ये कंपनी ठीक है, ये कंपनी ठीक नहीं है, प्रमोटर सही है नहीं है। जहां डाउट है छोड़ दीजिए। कई बार देखिए आप किसी को छोड़ देंगे और वो 10 गुना भी हो जाएगा, आपको बाद में मलाल भी होगा यार टेक्निकली इतना अच्छा ब्रेकआउट था लेकिन मैंने बेवजह इस फंडामेंटल रिस्ट्रिक्शन के कारण छोड़ दिया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ऐसा मत सोचिए। आपकी जो फंडामेंटली अच्छी कंपनियां हैं जो आपको ठीक लगती हैं उसमें भी बड़ा अच्छा मोमेंटम बनेगा, तो बिल्कुल रिग्रेट नहीं करना है और एक अपने लिए सिस्टम बना करके ट्रेड करना है। तो पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि कंपनीज ऐसी चुने, जो कंपनी आपको लगता है डाउटफुल है उसको हटा दे। मैं देखता हूं मेरे पास क्वेरीज आती हैं, ऐसे ऐसे स्टॉक्स में लोगों ने पैसा डाला है जिनके नाम भी मैंने भी नहीं सुने कभी। तो देखिए ऐसी कंपनीज में पैसा नहीं डालना, हो सकता है कि बहुत अच्छी कंपनियां हो, लेकिन जस्ट बिकॉज की प्राइस बढ़ रहा है, या आपने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहीं देख लिया, या आपने कोई राउंडिंग बॉटम पैटर्न देख लिया किसी छोटी कंपनी में, नाम भी नहीं सुना उसका कभी, पर वो बीएससी लिस्टेड है आपने खरीद लिया, ये नहीं करना है। देखिए कभी चल भी जाएगा लेकिन कभी इस तरह से पिटेगा कि उसमें पैसा निकालना भारी काम हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि लॉन्ग टर्म मोमेंटम इन्वेस्टिंग में लिक्विडिटी इज नॉट सच अ ग्रेट प्रॉब्लम, तो इतनी बड़ा इशू नहीं है लिक्विडिटी का। इन लिक्विड स्टॉक्स में भी आप काम कर सकते हैं, तो लिक्विडिटी का कोई खास यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं होता है क्योंकि हम इसको बहुत समय के लिए रखते हैं। तो लिक्विडिटी से ज्यादा फोकस हमें करना है कि स्टॉक का सिलेक्शन सही हो। अच्छा अनुराग शर्मा जी को जुड़ने में तकलीफ हो रही है, नहीं चार्ट पर तो कोई मूवमेंट नहीं है। आपको आवाज आ रही है अनुराग जी? बाकी सभी लोगों को आवाज मिल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। भाई देखिए आवाज ना आए तो बिल्कुल परेशान ना हो, मैंने आपको स्टैंडिंग एक एडवाइस दी हुई है कि मान लीजिए कभी आवाज आपको ठीक ना आए, आपको एक बार बस रिफ्रेश करना है और कोई परेशानी थोड़ी है, रिफ्रेश करिए आवाज आ जाएगी। मान लीजिए बार बार ऐसा हो रहा है तो फिर ये मान के चलें कि इंटरनेट थोड़ा कमजोर है, और इंटरनेट कमजोर है तो इंटरनेट सुधारें, दूसरे किसी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएं, अपने मोबाइल के इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएं, आपको आवाज आ जाएगी, डोंट वरी। चलिए बाकी सबको आवाज आ रही है अनुराग जी? कुछ ना कुछ आपके एंड पर प्रॉब्लम है, डोंट वरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह आपको स्ट्रेटेजाइज करना है। अच्छा अब देखिए जब आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं तो आपका मन, जैसे ही आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग की चर्चा शुरू करते हैं तो आप अपने आप को वॉरेन बफेट से कंपेयर करने लगते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स में देखता हूं कि वॉरेन बफेट के स्टाइल पर या वैल्यू इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स पर ट्रेड करना चाहते हैं या उसके साथ मिक्सअप कर लेते हैं। देखिए ये जो अप्रोच है ये पूरी डिफरेंट है।
हम लोग टेक्निकली इन्वेस्ट कर रहे हैं। टेक्निकली जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो यू कैन नॉट बिल्ड अ हाइपर कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, आपको हाइपर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है जिसको आपको दिमाग में रखना है कि आपको हाइपर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है। अच्छा, एक भी स्पीच एक सवाल आया है, मैं उसका जवाब दे दूं, उसके बाद मैं अपनी बात पूरी करूंगा। सवाल आया है कि भाई देखिए, हम कॉमन, अजय जी पूछ रहे हैं कि भाई कॉमन हम इंसान हैं तो हम ये प्रमोटर के बारे में कैसे पता करेंगे। देखिए, ऐसे कोई खुफिया जानकारी आपको नहीं निकालनी है कि भाई प्रमोटर कौन सी गाड़ी चलाता है, कौन सी होटल में रहता है, कहाँ जाता है। हमें ऐसी कोई इन्वेस्टिगेटिव काम नहीं करना है। बेसिक जानकारी, बेसिक समस्या, आप देखिए, आप मेरे को जानते हैं, इतने समय से मुझे जानते हैं, धीरे धीरे करके एक पहचान हो जाती है, एक समझ हो जाती है कि अच्छा ये व्यक्ति जो है किस तरह का है, इसका स्वभाव कैसा है, ये कैसे काम करेगा, किस तरह रिएक्ट करेगा। तो वो धीरे धीरे करके आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। उसी तरह जब आप कंपनीज को ऑब्जर्व करते हैं, धीरे 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 करके आपको समझ आने लगता है, अच्छा इस कंपनी, जैसे अडानी ग्रुप की कंपनीज हैं, तो आपको न जानते हुए भी काफी ज्ञान होगा प्रमोटर के बारे में, कंपनीज के बारे में काफी समझ आ गई आपको। तो ये किस लिए हुआ कि आपने थोड़ा पढ़ा, आपने उसकी तेजी देखी, आपका इंटरेस्ट जागा, आपने कुछ पता किया, तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग गया भाई कंपनी ऐसी है, प्रमोटर ऐसे है। तो इसके लिए क्या है, कोई खास मेहनत नहीं करनी है। विद टाइम एंड विद एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली यू विल गेन अंडरस्टैंडिंग, डोंट वरी। देखिए, मुझे याद पड़ता है, एक हमारे इन्वेस्टर हैं, वो एक बड़ी सिंपल सी चीज कहते थे, और वो ये कहते थे कि भाई देखो, मेरा क्या व्यू रहता है कि जो चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये शायद पीटर लिंच ने भी इस पर अपनी किताब में लिखा है, बहुत फेमस हो गया ये मॉडल उनका, कि भाई जो इंडस्ट्री आपको समझ आती है, जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, आपके आसपास आप देखिए, उन चीजों में पैसा डालें तो आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न आता है। तो जहां आपको कॉन्फिडेंस है, वो आप कॉन्फिडेंस अपना, जो रियल लाइफ का आपका अंडरस्टैंडिंग है, उसको लेकर आना चाहिए। ओके, अच्छा, अब देखिए हम लोग आते हैं ऑन टू हाउ टू बिल्ड दिस। अच्छा, दलवीर सिंह जी कह रहे हैं भाई एक सेशन बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल पर भी होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा सुझाव है आपका दलवीर जी, बिल्कुल हम लोग इस पर भी विचार करेंगे, और संभव हुआ तो ये जरूर करेंगे, डोंट वरी। अच्छा, अब देखिए, जो पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है कि हमें एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है बाय इंटेंशन। हम चाहते हैं कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कायम हो, जिससे कि ऑटोमेटिकली उस पोर्टफोलियो में जो विनिंग स्टॉक्स हैं वो आ जाएं। जब आप एक बड़ा सिलेक्शन बनाते हैं तो उसमें कुछ विनिंग स्टॉक्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, कुछ ऐसे स्टॉक्स भी आएंगे जो विनर्स नहीं होंगे, और फिर हम उन स्टॉक्स को एक एक करके बाहर निकालते रहेंगे, तो हमारे हाथ में वो रह जाएंगे जो कि विनर हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है कि आपको हाइपर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है। राजीव मित्रा जी कह रहे हैं कि हाइपर डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें कई सारे शेयर्स हों। कभी भी 2 या 3 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाने की गलती मत कीजिएगा। आपको मिनिमम 20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना है। तो ये मान के चलिए कि 20 शेयर्स का पोर्टफोलियो हमें बनाना है। अब देखिए, हमें क्या करना है कि हमें पहले सीड से सैपलिंग बनाने हैं। सीड से सैपलिंग क्या होता है कि आप देखिए, सीड्स फेंकते हैं, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आपने 50-25 शेयर्स में किया, 25 में से क्या हुआ कि सब में कुछ तो ऐसे ही हैं जो चले ही नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप निकल गए। कुछ ऐसे हैं जो कि सैपलिंग बन गए, जिनमें 25-25%, 30-30, 50-50% का रिटर्न क्रिएट हो गया। अब ये जो सैपलिंग्स हैं, इनको सैपलिंग के स्टेज पर ही अगर आप काट देंगे, आप कहते हो भाई सैपलिंग होता है वो जो छोटे पौधे निकल आते हैं, जब सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं तो वो छोटे से पौधे बन जाते हैं, फिर उनको वहां से हटा करके अलग जगह पर बो दिया जाता है, दूरी पर, जिससे कि वो पेड़ बन पाए। तो देखिए, जब वो सैपलिंग बन जाते हैं, अगर आप उनको अब फोकस में लाना है, अब उन पर और फोकस करना है, अब निकलने का समय नहीं है, अब तो वक्त आया है कि इनसे आपको बड़ा गेन आएगा। तो हमें फोकस क्या करना है कि हम सीड्स तो बहुत सारे स्टॉक्स में डालें, सीड से जो सैपलिंग बन जाए उनको सेपरेट कर लें, और फिर जब वो सैपलिंग से पेड़ बने तो हमारे पास कुछ स्टॉक्स उसमें ऐसे रह जाएं जो कि सैपलिंग से पेड़ बन जाए। तो हमारा मॉडल क्या है कि हम उसको पूरा, जो उसकी लाइफ साइकिल है, उसको ले पाए, यानी कि फ्रॉम बिगिनिंग टू, जब तक उसका टॉप नहीं लगता तब तक वो शेयर हमारे हाथ में। हर 5 साल में नए शेयर्स आते हैं,
हर 5 सालों में नए शेयर्स आते हैं। तो अगर आपने ये वाला मूव मिस कर दिया, आप ये मत सोचिए कि सारी बाजी हाथ से निकल गई, अब कभी बाजी नहीं आएगी। वापस शेयर्स बनेंगे, वापस अभी भी आज भी शेयर्स बन रहे होंगे जो नेक्स्ट 5 साल में पेड़ बन जाएंगे। फिर 5 सालों में फिर कुछ और सीड्स होंगे जो पेड़ बन जाएंगे। तो आपको लगातार यू गेट अपॉर्चुनिटीज, इफ यू आर माइंडफुल यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज। और ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये ड्रामेटिक राइज आपको देंगे। अच्छा, अब देखिए, टू आइडेंटिफाइज दी स्टॉक्स जो कि पेड़ बनेंगे, आपको बहुत सारे बीज बोने पड़ेंगे, बहुत सारे सैपलिंग्स बनाने पड़ेंगे, तभी आपको इवेंचुअली वो पेड़ वाले स्टॉक्स मिलेंगे। अगर आप मुझसे पूछें कि हम क्यों नहीं ऐसा कुछ मॉडल बनाएं कि हमें ये सैपलिंग और ये सीड्स वगैरह ना डालने पड़े, सीधा हम वही बीज बोएं जो कि बाद में पेड़ बन जाए, यानी कि 100% हमारा स्ट्राइक रेट हो जाए, तो देखिए वो मुमकिन नहीं है, वो मुमकिन नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल इन आवर मॉडल। तो हमारे मॉडल में, टेक्निकल मॉडल में, आपको मल्टीपल बेट्स लेने पड़ेंगे, मल्टीपल बेट्स लेंगे और उसमें से कुछ जो हैं वो बहुत मैसिव अपसाइड देते हैं। एंड और अगर आपने भाग्य ने साथ दिया, बाजार ने साथ दिया, तो हो सकता है कि आपने मान लीजिए 20 स्टॉक्स खरीदे, उसमें से 2-3 बार कुछ चर्न करने पड़े, कुछ स्टॉक्स ऐसे रह गए जो कि आप देखिए मल्टीफोल्ड रिटर्न दे गए। यू आर थ्रू इन 5 years टाइम्स, यू विल बी इन अ डिफरेंट प्लेस ऑल टुगेदर। तो इस तरह से आपको सोचना। अच्छा देखिए, फिर बार बार लोग ये लिख रहे हैं कि हमें आवाज नहीं आ रही है। विशाल हांडा जी और बाकी लोग जिनको आवाज नहीं आ रही, प्लीज एक बार रिफ्रेश करिए ब्राउजर विंडो, आपको आवाज आ जाएगी। मैं कई बार बता चुका हूं, आप रिफ्रेश करेंगे आवाज आ जाएगी। ओके, चलिए, तो हमने बात की कि किस तरह से आपको स्टॉक्स के बारे में सोचना है। तो ये बेसिक रूपरेखा मन में रखनी है और फिर आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने एक लिस्ट तैयार की। ये बड़ी तबीयत से लिस्ट बनाइएगा, आराम से किसी दिन छुट्टी वाले दिन बैठ करके एक सूची तैयार कीजिए कि भाई अच्छा ये वो स्टॉक्स हैं जिनको हम एक्टिवली ट्रैक करेंगे। 200 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 600 हो सकते हैं, जितने शेयर्स आपको लगता है कि आप फिजिबली देख पाएंगे कंटिन्यूस बेसिस पर, उसकी एक सूची बना लीजिए। ये आपका ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स होगा। फिर उसको हर प्रिज्म से देखिए, भाई जिसमें प्रोमोटर क्वालिटी पर संदेह हटा दीजिए। जो स्टॉक आपको लगता है कि मैनिपुलेटेड है, ऐसे ही चलता है, कभी फ्रीज लगते रहते हैं नीचे के कभी ऊपर के, हटा दीजिए। जिस स्टॉक पर आपने सुना है कि कोई ना कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, अरे इसमें तो अच्छा अच्छा वो हुआ था, हटा दीजिए। जिन कंपनीज पर आपको लगता है नहीं ये क्वालिटी कंपनीज हैं, मैंने इसका नाम सुना है, मैं बाजार में उस दिन गया था तो इसका प्रोडक्ट बिक रहा था, इसके प्रोडक्ट के लिए वेटिंग लिस्ट चल रही है, इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उन कंपनीज को प्रायोरिटी में रखिए कि हाँ ये वो कंपनी अच्छा है, इसको ध्यान में रखें। तो एक आपकी लिस्ट बन जाएगी, ये कॉमन सेंस की बनाई हुई लिस्ट है और इस लिस्ट को हम एक्टिवली टेक्निकली ट्रैक करेंगे। कभी गलती से कोई गलत शेयर फंस भी गया तो भी कोई समस्या नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। देखिए, तो होता ही रहेगा, अगर आप कोई काम करेंगे तो उसमें कभी ना कभी तो परेशानी आएगी आएगी, तो उससे निपटना भी हमें आता है, तो कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप टेक्निकली सही काम कर रहे हैं तो आपको हो सकता है 1-2 ट्रेड्स में लॉस भी आ जाए, इवेंचुअली यू विल मेक मनी, इट इज अनडाउटेबल कि ऐसा होगा। चलिए, अब देखिए आपको करना क्या है। वंस यू हैव अ लिस्ट, आप उसके शेयर्स को नियमित ट्रैक करेंगे। पहला डिसीजन जो आपको लेना है कि आप वीकली चार्ट्स देखेंगे या मंथली। ये डिसीजन आपका पहला मेजर डिसीजन होगा कि आप कितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोनों तरह की ट्रेडिंग मुमकिन है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में आप मंथली मोमेंटम को भी चेस कर सकते हैं, आप वीकली चार्ट्स पर भी काम कर सकते हैं। अगर आप मंथली चार्ट्स देख रहे हैं तो देखिए किस तरह से आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी है, और इसमें देखिए आप चाहें तो दोनों को भी कंबाइन कर सकते हैं। आमतौर पर देखिए मैं 2 टाइम फ्रेम्स एक साथ देखने के हक में नहीं रहता। शुरू से मैंने अभी तक आपको यही कहा है कि आपको एक ही टाइम फ्रेम का चार्ट देखना है। अगर आप डेली चार्ट के ट्रेडर हैं, डेली चार्ट्स देखिए, वीकली चार्ट के ट्रेडर हैं, वीकली चार्ट्स देखिए। लेकिन इन्वेस्टर जो मोमेंटम इन्वेस्टर है वो 2 चार्ट्स, 2 टाइम फ्रेम्स एक समय पर देख सकता है। इसको देखने का जो तरीका है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, तो बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा। देखिए, अब आपको करना ये है कि मान लीजिए हम एक स्टॉक चुनते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा लग रहा है, उसको हम लोग एक क्राइटेरिया पर देखते हैं, हम उसका मंथली चार्ट खोलते हैं। ये मंथली चार्ट है निफ्टी का,
नीचे एक इंडिकेटर मैंने डाला हुआ है, इंडिकेटर है CMO। CMO स्टैंड्स फॉर चंडे मोमेंटम ऑसिलेटर। ये इंडिकेटर तुषार चंडे ने बनाया था और ये बहुत ही कारगर इंडिकेटर होता है मोमेंटम पकड़ने के लिए। इसमें मोमेंटम सबसे पहले रिफ्लेक्ट होता है, काफी फास्ट इंडिकेटर होता है ये। CMO चंडेस मोमेंटम ऑसिलेटर, ये आपको तमाम चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे मिल जाएगा। कोई भी सॉफ्टवेयर आप खोलेंगे तो आपको CMO जरूर मिलेगा। CMO आपको 10 पीरियड के लिए यूज करना है, 10 पीरियड का CMO इस्तेमाल कीजिएगा। मंथली चार्ट है तो 10 महीने का हो जाएगा। और यहाँ पर जो रेखाएं हैं आप देख रहे हैं, एक रेखा 60 पर डली हुई है, दूसरी रेखा -60 पर है। इसको चेंज कर देंगे, हमें रेखाएं चाहिए 25 पर और -25 पर। तो बदलाव करेंगे। अगर आपके सॉफ्टवेयर में भी जो लाइंस हैं वो 50 और -50 की हैं या 60 और -60 की हैं, बदल करके कर दीजिए 25 और -25। तो हमें CMO डालना है विद दीज मॉडिफाइड सेटिंग्स 25 -25, ये दो सेटिंग्स के साथ CMO डाल देंगे। इस तरह से आपका CMO चार्ट पर दिखना चाहिए। अगर आप देखेंगे इस तरह से आपको चार्ट पर दिखेगा। CMO 25 -25, बीच में 0 की लाइन है, ऐसा दिखना चाहिए CMO। अब देखिए, हमें वो स्टॉक्स खोजने हैं जिनमें मंथली चार्ट पर CMO 25 से ऊपर चल रहा है। 25 से ऊपर CMO अगर चल रहा है या CMO ने ब्रेकआउट दिया है 25 से ऊपर, तो वो स्टॉक्स हैं जहां पर कि अभी मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। आइए कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए एक स्टॉक है मेरे पास, अपोलो, APL अपोलो। आइए उसका चार्ट देखते हैं, APL अपोलो। ठीक है, ये APL अपोलो का चार्ट है। भाव आप देख रहे हैं 1600 रुपए का भाव है, जबरदस्त तेजी बनी है। अब आइए चार्ट देखते हैं। तो हम देखते हैं कि इस चार्ट पर दो मेजर ब्रेकआउट्स मंथली चार्ट पर CMO पर हुए हैं। एक ब्रेकआउट हुआ था 2014 में, जब स्टॉक का भाव चलता था कुछ स्प्लिट एडजस्ट कर लें तो भाव उस समय 2014 के हिसाब से चलता था कुछ 40 रुपए के आसपास। 40 रुपए से एक मूव आया और ये स्टॉक 400 रुपए का हो गया। दिस वाज इट्स फर्स्ट रैली फ्रॉम 40 टू 400। उसके बाद आपने देखा कि एक पीरियड है जहां पर ये कंसोलिडेट हुआ, फिर एक तेजी बनी 2020 में जब ये कोरोना संकट के बाद, और आपने देखा कि 400 रुपए का शेयर ये 1600 हो गया, 4 टाइम्स से हो गया। अभी भी इसमें तेजी बनी हुई। तो इसमें दो मेजर मूव्स, दो मेजर रैलीज आई हैं। अब देखिए, एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इस रैली का ये हिस्सा और इस रैली का ये हिस्सा कैप्चर कर लें। हमें एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है जो ये रैलीज पकड़ करके हमें दे दे और हम जब तक रैली चल रही है उसको होल्ड कर पाए। अब आपने 10 शेयर खरीदे, उसमें से दो जो हैं वो अपोलो खरीदना ही पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, कोई नहीं खरीद पाएगा। तो जो चीज कोई खरीद नहीं पाएगा उसको बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है? वो तो बढ़ता ही रहेगा। जो जनता नहीं खरीद पा रही है उसकी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं। यही बाजार की फितरत है कि जो जनता नहीं खरीद सकती वो बढ़ता रहता है। देखिए, एक इन्वेस्टर है यहाँ हमारे यहाँ, उनकी स्ट्रेटेजी आप पूछेंगे, उनसे पूछेंगे भाई कैसे इन्वेस्ट करते सर, तो वो कहेंगे आपको भाई मेरा तो सिंपल है ना, तो मैं चार्ट्स देखता हूँ, मैं सिर्फ ये देखता हूँ ये जनता ने क्या, कैसा कौन सा शेयर है मार्केट में जो जनता नहीं लेगी, जो उसके लिए ले पाना मुमकिन नहीं, बस वही शेयर खरीद। सिंपल सा लॉजिक है। he's been doing it for 20 years now and he's made tremendous money based on this one simple insight in the market। तो एक छोटी सी चीज उन्होंने पकड़ी और उस पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या जबरदस्त पैसा कमाया उन्होंने, राइट। तो देखिए क्या है, इट इज सिंपल कि हमें वो स्टॉक्स खोजने हैं जो कि इस तरह के मूव्स दे रहे हैं। तो CMO के जरिए हमने क्या किया, अब देखिए एक स्टॉक इसी इंडस्ट्री का दूसरा एक स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में, एस्ट्रल लिमिटेड। ये एस्ट्रल लिमिटेड का चार्ट है, ये एस्ट्रल लिमिटेड है। अब इसका चार्ट आप देखें तो इसमें भी 2-3 रैलीज बनी है। एक रैली आपने देखा यहां से शुरू हुई, ये 2017 में शुरू हुई और आपने देखा 2017 से 2020। 2017 में स्टॉक का भाव था 400 रुपए और ये जब ये टॉप लगा तो 900, डबल हुआ इस पीरियड में।
और उसके बाद आपने देखा एक रैली अभी फिर 2020 में शुरू हुई, जिसमें आप देखते हैं कि स्टॉक 1300 रुपए से 1900 रुपए आ गया। तो ये एस्ट्रल लिमिटेड। अब इसमें हमें क्या करना है, ये मूव मिल जाए, ये मूव मिल जाए, हमारा फोकस ये होना चाहिए। तो हमने क्या किया, मंथली चार्ट के बेसिस पर वी आर यूजिंग सीएमओ टू आइडेंटिफाई दीज मोमेंटम स्वीट स्पॉट्स। तो जहां मोमेंटम पूरे उफान पर है वो हमें पकड़ना है। ये स्ट्रेटेजी नंबर 1 है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। अब देखिए होता क्या है कि अगर आप इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि मंथली चार्ट, अब इसको एग्जिट करने का आप कोई तरीका निकाल सकते हैं। आप चाहें तो 12 पीरियड एवरेज को इसके साथ ट्रेल कर सकते हैं और 12 पीरियड एवरेज के नीचे प्राइस जाए तो निकल जाए, ये एक रणनीति हो सकती है। दूसरी रणनीति ये हो सकती है कि आप इसको कंबाइन कर लें विद वीकली चार्ट्स और वीकली चार्ट पर भी सीएमओ को देखें। तो आइए देखिए, वीकली चार्ट देखते हैं और वीकली चार्ट पर भी सीएमओ डाल देते हैं और सीएमओ के वैल्यूज भी वही कर देते हैं जो हमने मंथली चार्ट पर रखी थी। सेम स्टॉक है एस्ट्रल लिमिटेड। अब देखिए हमने क्या देखा, ये पहले मंथली पर देखिए, मंथली पर ब्रेकआउट आया था दिसंबर में, 31 दिसंबर वाली कैंडल ने मंथली चार्ट पर ये ब्रेकआउट दिया। अब हमने 31 दिसंबर को वीकली चार्ट देखा, ये है 31 दिसंबर, जो यहाँ पर अगर जहां अभी कर्सर है, आपने देखा प्राइस पर एक ब्रेकआउट भी आया उसी समय, प्राइस पर ब्रेकआउट भी आया, साथ ही वीकली मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट आया। तो आपने यहां इसको खरीदा इस पॉइंट पर, जहां पर आप देख रहे हैं वीकली और मंथली। वीकली चार्ट पर पहले से सीएमओ 25 से ऊपर चल रहा था और मंथली चार्ट पर सीएमओ 25 से ऊपर गया। तो ये वो पॉइंट है जहां दोनों चार्ट्स का कन्वर्जेंस हो रहा है। वीकली चार्ट के बेसिस पर टाइमिंग, मंथली चार्ट के बेसिस पर हमने मोमेंटम देखा, दोनों चार्ट्स पर मोमेंटम है, खरीद लिया। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, जैसे ही सीएमओ 25 से नीचे जाएगा और -25 से नीचे ऑन वीकली चार्ट्स, तब निकल आएंगे। तो निकलेंगे कब, जब सीएमओ -25 से नीचे जाएगा वीकली चार्ट पर। तो इससे क्या होगा, एक सिस्टम हमारा बन गया, मंथली चार्ट के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट किया, वीकली चार्ट से उसकी टाइमिंग कर ली। तो ये जो सिस्टम है, दिस गिव्स यू ट्रेमेंडस रिटर्न्स। अगर आप इसको बैक टेस्ट वगैरह करके देखेंगे, बहुत इजीली बैक टेस्ट हो जाता है, तो आप देखेंगे बड़ा अच्छा रिटर्न्स इसका आता है। तो आपको वो शेयर्स खोजने हैं जहां पर के बहुत सॉलिड मोमेंटम चल रहा है, जैसे ये विनाती ऑर्गेनिक्स है। अब इसका मंथली चार्ट देखते हैं आइए। तो अब आप देखते हैं कि भाई इसके मंथली चार्ट पर यहाँ पर ब्रेकआउट आया, चार्ट पर भी ब्रेकआउट दिख रहा था, 1200 रुपए के ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ। उस समय आपने वीकली चार्ट देखा होता, ये वो ब्रेकआउट है वीकली चार्ट पर। तो देखिए ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक नीचे आया, यहाँ पर आपको एग्जिट करना पड़ा और उसके बाद आपने देखा फिर से री एंट्री हो गई। ये जो री एंट्री है, ये जब से आपने की है तब से आप इसको होल्ड कर रहे हैं। तो वीकली चार्ट को साथ में जोड़ देने से फायदा ये होता है कि जब कभी एग्जिट आएगा आप जल्दी निकल पाएंगे। मंथली चार्ट से हमने ट्रेंड देखा, वीकली चार्ट पर हमने टाइमिंग कर ली। तो यह है मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग, जो कि आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग में कर सकते हैं। ट्रेडिंग में नहीं करना है, इंट्राडे शॉर्ट टर्म में दो चार्ट्स नहीं जोड़ने, लेकिन मोमेंटम इन्वेस्टिंग में आप दो चार्ट्स को जोड़ सकते हैं। तो इस तरह दो चार्ट्स को जोड़ करके एक सिस्टम तैयार किया जाता है। इसको और बहुत सारे वेरिएशंस इसके बन सकते हैं, लेकिन दिस कैन बी अप्लाइड विद अ लॉट ऑफ सक्सेस अगर आपका चार्ट का स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है। देखिए अब जैसे ये वेंकीस है, ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में ब्रेकआउट आया यहाँ पर, उस समय भाव था कुछ, ये भी दिसंबर का महीना है, ब्रेकआउट उस समय आया तब भाव था कुछ आपका 1700 रुपए के आसपास। आपने उस समय वीकली चार्ट देखा दिसंबर में, ये वीकली है और ये है दिसंबर। अब देखिए दिसंबर में मान लीजिए आपने यहाँ कहीं खरीदा, उसके बाद आपको एग्जिट करना पड़ा यहाँ पर और उसके बाद आपने देखा फिर से एक री एंट्री मिली। ये जो री एंट्री है इसके बाद आप इसको होल्ड कर। तो क्योंकि हमें मंथली चार्ट की तेजी का ऑलरेडी आइडिया है, हमें पता है मंथली चार्ट पे ये स्टॉक लगातार 25 के ऊपर सीएमओ चल रहा है, वीकली चार्ट देख करके एंट्री एग्जिट करें। तो इस तरह से इस सिस्टम को आप इंप्लीमेंट करते हैं, दो टाइम फ्रेम्स को ज्वाइन करके एक मोमेंटम इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटजी बनाते हैं। मोमेंटम इस इंडिकेटर का मिडल नेम है, इसका नाम है चंडे मोमेंटम ऑसिलेटर। तो इसमें मोमेंटम तो बिल्ट इन है और मोमेंटम इन्वेस्टिंग में हमें चाहिए पूरा मोमेंटम। तो जब तक मोमेंटम में बने रहेंगे, मोमेंटम हल्का पड़ने लगा, मध्यम पड़ने लगा, आप बाहर आ जाए। बस ये काम निरंतर करते रहना है और ऑटोमेटिकली वन ऑफ योर स्टॉक, सम ऑफ योर स्टॉक्स विल मूव अप वेरी शार्पली और वो आपको पूरा पोर्टफोलियो का रिटर्न देंगे।
जैसे कि आइए एक चार्ट देखते हैं, जैसे स्टॉक चार्ट फॉर, चलिए अडानी ग्रीन का चार्ट देखते हैं। अभी अडानी ग्रीन है और ये आपके सामने चार्ट है। तो अडानी ग्रीन एनर्जी का चार्ट ये वीकली है, ये मंथली है। मंथली में आप देख रहे हैं कि तेजी बनी थी 2019 से, तो 2019 के सितंबर के बाद लगातार इसमें 25 के ऊपर ही सीएमओ चल रहा है। ये वीकली है और वीकली में आप देखते हैं कि भाई एक तेजी ये थी, पूरी कैप्चर हो गई। उसके बाद एक तेजी ये बनी, ये तेजी यहाँ तक आपको लाई, यहाँ आपने एग्जिट किया, फिर एक यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और इसका एग्जिट यहाँ हो गया। तो इस तरह से आप इस चार्ट को देखते हैं तो आप देखते हैं कि इस पूरी रैली का जो सबसे मीटिएस्ट पार्ट है वो आपको मिल जाता है, प्लस आप जल्दी निकल जाते हैं। अगर आप मंथली चार्ट के बेसिस पर निकलेंगे, जब तक निकल पाएंगे तब तक काफी पैसा आपको छोड़ना पड़ेगा, टॉप से काफी नीचे जाकर एग्जिट आएगा। लेकिन इस मॉडल में वीकली चार्ट होने के कारण आप जो है समय से निकल जाते हैं, एक मेंटल कंफर्ट रहता है आपको। नेट में आप रिटर्न पर असर देखेंगे तो कोई असर नहीं पड़ता है, चाहे आप वीकली ना भी जोड़ें, केवल मंथली चार्ट पर भी ट्रेड करते हैं तो रिजल्ट आपको वही मिलता है, चर्न भी कम होता है। लेकिन मेंटली यू आर मोर कंफर्टेबल इफ यू आर यूजिंग वीकली चार्ट्स इन कंजंक्शन विद दीज मंथली ब्रेकआउट्स। तो ये इस तरह से देखना है, याद रखिए सीएमओ 10 पीरियड का यूज करना है, 25 और -25 पर दो रेखाएं डालकर आपको मोमेंटम पकड़ना है। -25 के नीचे जब सीएमओ जाएगा तब एग्जिट करना है। इस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट अगर सबको समझ आ गया हो तो एक बार प्लीज यस लिखिएगा। अच्छा, पोजीशन साइजिंग वगैरह पर अभी मैं बात करूंगा, डोंट वरी, उस पर भी आएंगे। माइकल जैक्सन ने अपनी मूवी, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए सवाल आए हैं, कुछ एक सवाल आए हैं, वो मैं जरूर ले लेता हूं। देखिए पहली चीज तो ये है कि इसका एग्जांपल मैं दोबारा से दिखा रहा हूं। आप एग्जिट के लिए पैराबोलिक सार भी यूज कर सकते हैं, मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल जो भी लॉजिकली सही कॉन्सेप्ट है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, कैसे पैसे को डिवाइड करना है, इस पर मैं आऊंगा। दूसरा एग्जिट कैसे करना है। एग्जिट देखिए, अगर आप वीकली और मंथली दोनों को जोड़ करके देख रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी मैंने अभी आपको बताई, तो वीकली में जैसे ही -25 के नीचे सीएम हो जाएगा निकल आएंगे, जब तक 25 के ऊपर रहेगा तब तक होल्ड करेंगे। दिस इज द मॉडल। और मंथली चार्ट पर पहले देख लेंगे 25 से ऊपर सीएमओ है कि नहीं, फिर वीकली चार्ट खोलेंगे और वीकली चार्ट पर देखेंगे कि भाई 25 के ऊपर सीएमओ चल रहा है, अगर चल रहा है तो बाय करेंगे, जब तक सीएमओ 25 के ऊपर है होल्ड करेंगे, जब सीएमओ -25 के नीचे जाएगा तब निकल आएंगे। बस ये सिंपल सा मॉडल है। चलिए अच्छा, अब देखिए आपको इसमें क्वांटिटी वगैरह कैसे बनानी, ये बहुत जरूरी चीज है। क्वांटिटी कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए आपको एक स्लॉट बनाना है। इस पर चर्चा हम लोगों ने की थी नौकरी से आजादी कार्यक्रम के दौरान भी, मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि आपको एक स्लॉट बनाना है। स्लॉट बनाना आसान काम नहीं होता है, आपको जो स्लॉट वैल्यू है वो बहुत सोच विचार करके डिसाइड करनी होगी। पहले तो आप ये देखिए कि अभी इन्वेस्टेबल सरप्लस कितना है, कितना पैसा अभी आप डाल सकते हैं। दूसरा आप ये देखिए कि कितना पैसा ऐसा है जो कि आपको भविष्य में, निकट भविष्य में मिलेगा आपको। यानी कि कुछ पैसा तो अभी आपके पास होगा कैश कि भाई ये हमारे पास आ जाएगा, मान लो हम ये एफडी तोड़ देते हैं, या मान लीजिए हमारे पास ये पीपीएफ है, जो भी आपके पास, जहां पर म्यूचुअल फंड में कहीं पैसा ऐसे पड़ा हुआ है, कोई आपने ईएलएसएस स्कीम खरीदी हुई थी वो बेवजह वेस्ट हो रही है, या कुछ भी जहां आपका पैसा अटका हुआ है, तो ये पैसा आपको पता है कि भाई ये तो अभी है। इसके अलावा भविष्य में कितनी सेविंग्स हम कर पाएंगे, इसका एक एस्टिमेट हमें बनाना है कि चलो हमारी मंथली सेविंग मान लीजिए 20,000 रुपए, तो हमें पता है कि साल भर में हम 2.5 लाख रुपए जोड़ लेंगे। तो एक हमें एस्टिमेट मिल गया कि फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स हम इतनी कैपिटल रेस कर लेंगे, हमारे पास अलग से एक्रूअल होगा। तो ये टोटल पैसा हमारे पास होना चाहिए।
हम उस पैसे को बांट देते हैं बाय 15 या 20, तो 15 या 20 से भाग करेंगे। 20 से भाग करते हैं, मान लीजिए आपके पास टोटल जो सेविंग्स है 10 लाख रुपए की है, 20 से आपने भाग किया, तो आपको अभी उसमें से 7 लाख रुपए आपके पास अभी है, 3 लाख आप सोचते हैं कि अगले 2 साल में मैं सेव कर लूंगा, तो आपके पास टोटल पैसे 10 लाख रुपए हो गए। अब इस 10 लाख को भाग करेंगे 20 से, 20 से भाग करने से सिंगल जो स्लॉट है वो हो गया 50,000 रुपए। अब चाहे शेयर कितना भी पसंद आ रहा हो, उसका सारा कोई आपको लग रहा है यही सबसे बड़ा शेयर है, इसको तो ये अगला टेस्ला है या अगला एप्पल है, आपको पूरा विश्वास है शेयर पर, चार्ट भी बहुत अच्छा है, कंपनी प्रमोटर सब अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको उसमें डालने 50,000 ही। तो पहली चीज जो आपको लिमिट कर लेनी है कि हमारी पोजीशंस अक्रॉस आवर होल्डिंग्स विल बी इक्वल। जब ये मैंने पहली बार किया था और कुछ इन्वेस्टर्स से मैंने डिस्कस किया, तो वो बड़े हंसे थे, वो कहते यार ऐसे नहीं होता है, आपको वो शेयर्स, किसी शेयर पर तो आपको ज्यादा दाव लगाना ही पड़ेगा तभी पोर्टफोलियो रिटर्न आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए मैंने सारे स्टॉक्स में हमेशा इक्वल पैसा डाला, और उनमें से, और उसका देखिए बहुत बड़ा फायदा है, अगर आप इक्वल रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं अक्रॉस स्टॉक्स, इक्वल रिसोर्सेज, देखिए जो बीज होता है किसी पेड़ का, वो आप देखिए सबकी साइज बराबर होती है, ऐसा नहीं होता कि कोई बीज बड़ा और कोई छोटा होता है, सब में बराबर साइज होता है हर बीज का। तो आपको बराबर पैसे डालने अक्रॉस स्टॉक्स, आप बराबर पैसे डालते रहिए। कुछ स्टॉक्स उसमें से सैपलिंग बन जाएंगे, सैपलिंग बनते ही आपको पता है भाई ये नेक्स्ट लेवल पर चला गया, इसको प्रोटेक्ट करना है। जो सैपलिंग नहीं बन पाया, जिसने शुरू में ही दम तोड़ दिया, मान लीजिए आपने 50,000 रुपए डाले, 40 रह गए, चार्ट पर एग्जिट आने लगा, आपने देखा वीकली चार्ट पर सीएमओ 25 से नीचे, -25 से नीचे चला गया, आप उससे बाहर हो गए। जब हुए तो आपके 25-30% लग गए। भाई वीकली चार्ट पर आप ट्रेड कर रहे हैं, वीकली चार्ट में 20% का तो स्टॉप लॉस होता ही है। मान लीजिए आपने 50,000 डाले, 40 रह गए, 10,000 रुपए चुपचाप आपने नुकसान दिया, बाहर आ गए, कम से कम बाहर तो आए स्टॉक से। जो 50,000 जिसमें डाले वो मान लो डबल हो गया साल भर में, साल भर में, 1.5 साल में डबल हो गया। डबल होते ही आप देखिए योर सिचुएशन चेंजेस, नाउ यू हैव अ वेरी सब्सटेंशियल ओवरवेट ऑन दैट स्टॉक। अच्छा, इस तरह से आप लगातार उस स्टॉक पर पैसा डालते रहते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो में वही शेयर्स रहते हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो अंडर परफॉर्मिंग है, जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जिनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, उनसे आप बाहर हो जाते हैं। अब देखिए जो ये सैपलिंग का स्टेज है, सैपलिंग वो शेयर्स होते हैं जो अगर आप वीकली चार्ट पर ट्रेड कर रहे हैं, जिनमें आज के युग में 25% प्लस के रिटर्न्स हैं आपके इन्वेस्टमेंट के बाद, यानी कि अगर हमने 100 रुपए पर खरीदा और वो 125 हो गया, तो हम कहेंगे अब ये सैपलिंग बन गया है, ये अब बीज नहीं है, दिस इज नाउ अ सैपलिंग। 25% जो शेयर्स बढ़ जाएं लेने के बाद, हम कहते हैं ये सैपलिंग है। सैपलिंग स्टॉक्स में आप और पैसा भी डाल सकते हैं। अब कब डालना है? जब उसमें फ्रेश कोई चेंज आता हुआ नजर आए, मान लीजिए कोई पैटर्न बन रहा है, तो एक लॉट आपने तब खरीदा, एक लॉट आपने तब खरीद लिया जब वो सैपलिंग स्टेज में आ गया, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं पिरामिडिंग कर सकते हैं क्या, या फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूज कर सकते हैं क्या उन स्टॉक्स में? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि पहले सीड टू सैपलिंग में कोई पैसा नहीं डालना है, जब वो सैपलिंग बन जाए तब आप उसमें और पैसा डाल सकते हो। तो कब पैसा डाल सकते हैं? जब वो स्टॉक मिनिमम आपकी एक्विजिशन प्राइस से 25% ऊपर बढ़ जाए। उसके बाद आपको ये देखना है कि उसमें कोई फ्रेश ब्रेकआउट होना चाहिए, कोई फ्रेश कारण होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। ऐसा नहीं कि 25% बढ़ गया तो उसमें और पैसे डाल दी, ना। 25% बढ़ने के बाद मान लीजिए वो कंसोलिडेट हुआ, उसमें फ्रेश ब्रेकआउट हुआ, आपने उसमें और 25, आपने उसमें और एक लॉट साइज, जो आपका स्लॉट साइज है, वो उसमें और डाल दिया। ऐसा आप कर सकते हैं। तो इस तरह क्या है कि आप ओवरवेट होते जाएंगे उन स्टॉक्स में जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उससे आप बाहर आते जाएंगे, और ऑटोमेटिकली आपका पोर्टफोलियो कंसंट्रेट हो जाएगा। तो जो पहले हाइपर कंसंट्रेटेड है, धीरे धीरे उसमें से जब वीक स्टॉक्स, नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स बाहर हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके हाथ में वही शेयर्स रह जाएंगे, छन के वही शेयर्स आ जाएंगे जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। बस उन्हीं के साथ हमें अपनी यात्रा तय करनी है। तो धीरे 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 करके वो स्टॉक्स हमें चुनते जाने। अच्छा, इस बीच रोहित कुमार जी बार बार एक सवाल कर रहे हैं कि सेल में करेंगे सर। सेल भी चलो आप कह रहे हो तो देख लेते हैं, रोहित जी का इंटरेस्ट है। और हिरेन गाड़ा जी कह रहे हैं कि आपके वट एवर कमिंग आउट ऑफ योर माउथ इज एज गुड एज भगवत। अरे हिरेन जी क्या बात कर रहे हैं आप। देखिए ये तो बेसिकली क्या है
कि जो इतने वर्षों का धीरे धीरे करके जो संचित ज्ञान है ओवर द इयर्स, क्या है कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको बहुत बड़ा रॉकेट साइंस बनाया हुआ है। बहुत बड़े रॉकेट साइंस। आप देखिए, आप इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से बात करते हैं, आपको लगता है पता नहीं क्या, ये तो कुछ ऐसा ही देखते होंगे जो किसी को नहीं पता लगता होगा। कुछ भी पता नहीं होता है। देखिए, मैं बहुत सारे फंड्स की, बहुत सारे पीएमएस कंपनीज के इन्वेस्टमेंट कमेटी में रहा हूँ। आप देखिए जिस तरह डिसीजन मेकिंग होती है, रिटेल इन्वेस्टर से भी बदतर ढंग से ट्रेड लिए जाते हैं, तो कोई रैशनली नहीं है। आप कंपनी के नतीजों को देखकर क्या पता लगा पाएंगे कंपनी के भीतर क्या चल रहा है? आप चार्ट्स को नहीं देखें तो देयर इज नो वे आउट। तो इसीलिए जरूरी क्या है, यू हैव टू कंबाइन अप्रोच, बिल्ड अ सॉलिड अप्रोच, जिसमें कि अगर नुकसान आया तो आपको पता है कितना आएगा, और प्रॉफिट आया तो अनलिमिटेड प्रॉफिट आ सकता है, कभी ना कभी तो अनलिमिटेड प्रॉफिट आएगा ही। और जैसे ही वो प्रॉफिट आता है, यू आर इन अ डिफरेंट ऑर्बिट ऑल टुगेदर। पैसा सीरियस डाला हुआ हो तो आप देखिए, एक पलटा, एक साइकिल, ये काफी होती है। एक सिंगल साइकिल इन योर करियर। देखिए, मैंने जब ट्रेडिंग शुरू की थी उस समय क्या था कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था। मैंने कई सारी अप्रोचेस लगाई, बहुत सारा दिमाग लगाया, अलग अलग फंड्स बनाए। पहले मैंने काफी सारे लोगों को रखा कि एक ट्रेडिंग डेस्क बनाएंगे। तो जब इंसान शुरू करता है, हर तरह के प्रयोग करता है। मैंने भी बहुत प्रयोग करे। इवेंचुअली हुआ ये कि आई वॉज एबल टू पार्टिसिपेट इन वन सिंगल साइकिल। एक साइकिल में यू आर ट्रांसफॉर्म्ड, आप पूरा बदल जाएंगे। एक साइकिल देखिए, जिसने पिछले साल इन्वेस्ट कर लिया शेयर्स, सीरियस पैसा डाल दिया, इस बार आप देखिए पैसा डबल ट्रिपल हो गया। ही इज इन अ डिफरेंट ऑर्बिट। आज वो दूसरा बदला हुआ इंसान है, न्यू एंड इम्प्रूव्ड व्यक्ति बन गया है, क्योंकि एक सिंगल साइकिल ने सोच बदल दी, विश्वास बदल दिया। तो ये एक साइकिल भोगनी है आप, एक सिंगल साइकिल आपको मिल जाए, यू आर इन अ डिफरेंट ऑर्बिट ऑल टुगेदर। तो इसलिए आपको उसके लिए तैयार रहना है। अच्छा, विभूति भूषण जी हैं जो एक सवाल कर रहे हैं कि वो कहते हैं मोस्ट ऑफ द एडवाइजर्स आर सेइंग दैट लार्ज परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो शुड बी इन लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, व्हाट इज योर व्यू? भाई देखिए विभूति जी, ये ज्ञान उनको दिया जाता है जो लोग बाजार को देख नहीं रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी कॉर्पोरेट में मान लीजिए काम करते हैं, आपको मुश्किल से 10 मिनट मिलता है, एक एडवाइजर आते हैं जो बैंक के सेल्समैन हैं, असली में ग्लोरीफाइड सेल्समैन। वो आपको कहते हैं कि भाई ठीक है सर, आपको ना ये आपको इस तरह से हम आपका पोर्टफोलियो बांट के देंगे। क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं और आप रोज चार्ट देख रहे हैं, हल्का सा शेयर इधर का उधर होगा, वी विल ऑटोमेटिकली एग्जिट, वी हैव अ प्लान एट हैंड। तो आप ये बिल्कुल भी दिमाग में मत लाएं। हाँ, एकदम जो छोटी कंपनियां, माइक्रो कैप, नैनो कैप, उसमें खतरा रहता है कि कंपनी पता नहीं गायब ना हो जाए, तो उसमें से दूर रहिए। आप एक मिनिमम थ्रेशोल्ड तय कर लें, 1000 करोड़, और उसके ऊपर जो भी कंपनियां हैं सारी ट्रैक करें, एक लिस्ट बना लें, कंपनियां बहुत सोच विचार करके चुने, और उसके बाद एक सिस्टम बनाकर उसमें नियमित निवेश करते रहें, और आप देखेंगे कि रिटर्न्स ऑटोमेटिकली आएंगे। आपको कोई खास मेहनत नहीं करनी है, केवल पेशेंस रखना है, लगातार स्टॉक्स को स्टडी करते रहना है। अच्छा, बहुत बढ़िया। कई सारे लोग स्टॉक्स की चर्चा कर रहे हैं कि भाई मैंने पॉली मेडिक्योर खरीदा था, या कौन सा खरीदा था, बढ़ गया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अमित बंसल जी कह रहे हैं मैं 60,000 रुपए पर स्टॉक डाल रहा हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं अमित जी, ऐसे ही एक सिस्टम बना लीजिए और उसको पूरी शिद्दत के साथ फॉलो करें, आप रिजल्ट्स देखकर चौंक जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि भाई ठीक है, आज क्रैश भी हो जाएगा, अगर आपका चार्ट अच्छा है कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आइए एक चार्ट देखते हैं। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। आइए चार्ट देखते हैं। ये देखिए टाटा कंज्यूमर का चार्ट है, ये इसका मंथली है, और ये मंथली चार्ट है जो आप यहाँ देख रहे हैं, और ये इसका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पर आप देखें, ये जो फॉल है, दिस इज कोरोना, ये कोरोना वाला फॉल है। देखिए देखिए, अब आप देखिए इन दिस चार्ट, डिस्पाइट द फॉल इन प्राइसेस, आप देखिए कहां से गिरा, 420 रुपए का टाटा कंज्यूमर इन February of 2020 became 220 rupees in March 2020। तो कितना गिर गया? 400 रुपए का 220 रह गया, यानी कि हो गया 40-50% का फॉल। 50% शेयर गिरने के बाद भी ये जो हमारा सीएमओ है, इसमें तो कोई कमी नहीं आई।
ये तो फिर भी 25 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें मोमेंटम की कोई कमी नहीं आई, वो तो बाजार गिर गया, ये स्टॉक भी गिर गया। लेकिन अगर आप सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, अच्छा स्टॉक आपने चुना हुआ है, सारे थोड़ी एग्जिट करने पड़ते हैं। कोरोना से बड़ी विपत्ति क्या आएगी? कोरोना से बड़ी विपत्ति क्या आएगी जिसमें पूरी आपकी, आप रहेंगे कि नहीं, संसार रहेगा कि नहीं, ये भी शंका थी हमें मार्च में लास्ट ईयर। उसके बावजूद भी देखिए, द स्टॉक डिड नॉट गिव यू एन एग्जिट सिग्नल। यहाँ पर कोई क्रैश नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। आप देखिए वापस आज आप देखिए 750 रुपए का भाव है, एंड लुक एट दिस ह्यूज रन। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई अगर स्टॉक सही चुना है और सही ढंग से आप चार्ट देख रहे हैं तो कोई परेशानी पेश नहीं आएगी। अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया, अब इसमें से आपने 4 खरीदे मान लीजिए, 2 आपके चल गए, 2 टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बन गए। अभी इसमें रुकी थोड़ी है, ये स्टॉक रुका थोड़ी है। आज ये 750 हुआ है, कैसे पता हमें कि ये 2000 रुपए नहीं होगा? कैसे पता है बताइए? Why will it not be 2000 rupees? Is it viable at these prices? आप अपने दोस्तों से पूछिए, जानकारों से पूछिए, उनको कहिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिया जाए, वो कहेंगे नहीं यार ये तो इतना बढ़ गया है, अब इसको क्या लोगे तुम? 750 कोई लेने का भाव है, 16,000 निफ्टी पर कोई शेयर खरीदता है? तो क्या है कि nobody can buy it at these levels, but the company continues to do well और charts continue to look good। तो फिर देखिए क्या है, ऐसे ही शेयर्स में वेल्थ बनती है, यही वेल्थ क्रिएटर स्टॉक्स हैं। ये क्या हो जाएगा क्या पता हमें, 2000 हो जाए क्या पता। ऐसा ही था एशियन पेंट्स एक जमाने में। देखिए आइए एशियन पेंट्स देख, ये एशियन पेंट्स है। इसमें देखिए बाय बना था 2009 में, ये 2009 है। उसके बाद से ये जो मंथली चार्ट का सीएमओ है, कभी -25 के नीचे नहीं गया। आज हो गए 12 बरस, 12 ईयर्स से अप ट्रेंड चल रहा है, 12 ईयर्स। तो आप देखिए एक सिंगल इन्वेस्टमेंट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, इट इज 6 टाइम्स। तो एक इन्वेस्टमेंट अगर आपने ठीक कर लिया, यू आर थ्रू। तो एक साइकिल हमें ठीक करनी है, एक साइकिल आपने ठीक कर ली, ऐसा चस्का आपको लग जाएगा इसका, आप कुछ भी और नहीं सोचेंगे, इसके अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं, आपका मन ही नहीं करेगा कुछ और करने का। आपको लगेगा इसी में इस तरह की कैपिटल बन रही है, जो इसकी पावर है, इट इज अनबिलीवेबल। तो दिस इज हाउ यू शुड बिल्ड अ मॉडल। एक आपको स्ट्रक्चर बनाना है और उसके अंतर्गत आपको ट्रेड करना है। तो ये मॉडल है जिस पर आप काम कर सकते हैं। इसको और भी वेरी कर सकते हैं, जैसे कि आप मान लें कि आप ये देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एशियन पेंट्स चुना। अब बजाय इसके कि एशियन पेंट्स में भी वीकली चार्ट पर भी हम सीएमओ देखें, हम दो चीजें और देख सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए ये हमारा मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट पर हमने देखा कि सीएमओ पर बाय चल रहा है। वीकली चार्ट खोला, वीकली चार्ट में सीएमओ में काफी बार बाय और एग्जिट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक इंडिकेटर डालते हैं जिसका नाम है कंपैरेटिव आरएसआई, जिससे आपका परिचय है। और इस इंडिकेटर से हमें पता लगता है कि क्या ये स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं। तो इस पर झटपट से कंपैरेटिव आरएसआई डाल देते हैं। ये एक ऑल्टरनेट अप्रोच है कि आप इस पर कंपैरेटिव आरएसआई डाल दें, फिर उस पर 100 एवरेज डाल दें। तो आपको याद ही होगा कि कंपैरेटिव आरएसआई पर 100 एवरेज डाला जाता है। तो कंपैरेटिव आरएसआई पर हमने यहाँ 100 एवरेज डाल दिया, और ये देखिए 100 एवरेज प्लेस कर दिया हमने कंपैरेटिव आरएसआई पर, ये आ गया। और अब हम क्या करेंगे कि सीएमओ को हटा देते हैं, सीएमओ नहीं देखते हैं। वी आर लुकिंग एट कंपैरेटिव आरएसआई। वीकली चार्ट पर, मंथली चार्ट पर हमने देखा मोमेंटम ऑसिलेटर यानी कि सीएमओ, जिसकी मदद से हमें पता लगा कि भाई आउट परफॉर्म कर रहा है, इसमें मोमेंटम है। अब हम वीकली चार्ट खोलते हैं। वीकली चार्ट पर हम देखते हैं कि क्या हमारा स्टॉक आउट परफॉर्म भी कर रहा है। आउट परफॉर्म भी कर रहा हो और मंथली चार्ट पर मोमेंटम हो, उसके बाद कोई रेजिस्टेंस टूटता हुआ चार्ट पर नजर आए, तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी टू री एंटर और टू बाय द स्टॉक। इस तरह से आप उन स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं जो ऑलरेडी बढ़ गए हैं। जैसे बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं सर ये तो अब इतना बढ़ गया, अब इसके तो हाथ से निकल गया, अब इसको कैसे री एंटर करें, कहाँ खरीदें दोबारा? तो दोबारा खरीदने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है, आप इस स्टॉक को मंथली चार्ट पर पहले देख लें, पहले इंश्योर कर लें कि उसमें अंडरलाइंग मोमेंटम है। उसके बाद वीकली चार्ट पर आए, वीकली चार्ट पर आउट परफॉर्मेंस जांच लें, और उसके बाद आप उसका ब्रेकआउट देख करके ट्रेड कर सकते हैं, या कोई पैटर्न बनता हुआ दिखे तो उस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जैसे लॉरस लैब्स का भी किसी ने नाम लिया कि लॉरस लैब्स बहुत भाग गया, ये लॉरस लैब्स है। लॉरस लैब्स को मंथली पर देखें तो मंथली पर तो देखिए यहाँ सीएमओ का ब्रेकआउट आया,
80-90 रुपए के आसपास, 700-650 रुपए रेट है। वीकली चार्ट देखते हैं, वीकली चार्ट पर आउट परफॉर्मेंस भी लगभग यहीं से शुरू हो गई थी। अब हमें क्या करना है कि वीकली चार्ट पर कोई ब्रेकआउट आए तो बाय करें। तो कहां कहां ब्रेकआउट हुए? देखिए, एक ब्रेकआउट आया था जब ये रेजिस्टेंस टूटी थी 126 की, यहाँ खरीद सकते थे। एक रेजिस्टेंस टूटी यहाँ पर जब ये 380 के ऊपर निकला, तब आप खरीद सकते थे। तो आपने देखा कि री एंट्री के मौके आपको ट्रेंड के भीतर मिलते हैं। जैसे कि अब देखिए, एक स्टॉक है नवीन फ्लोरिन, जिसमें हमने कल एक ब्रेकआउट आते हुए देखा। ये चार्ट देखते हैं, ये नवीन फ्लोरिन है। अब नवीन फ्लोरिन हमें पता है वीकली चार्ट पर आउट परफॉर्मिंग है, मंथली चार्ट पर तो सीएमओ 25 से ऊपर है ही बहुत समय से। अब वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट खोज रहे हैं, तो ब्रेकआउट कहाँ कहाँ आया? देखिए, ब्रेकआउट यहाँ आया था, ये बड़ा अच्छा ब्रेकआउट 1 तारीख को आया था। अभी कल ही इसी सप्ताह के अंत पर फिर से ब्रेकआउट। तो आप देख रहे हैं कि आपको री एंट्री, अब ऐसे देखें तो आपसे नवीन फ्लोरिन लिया नहीं जाएगा क्योंकि तो इतना भाग गया। लेकिन जब आप इसको वीकली चार्ट के ब्रेकआउट्स के जरिए देखते हैं तो आपको री एंट्री के मौके मिलते हैं। री एंट्री कर रहे हैं तो भी आपको स्टॉप लॉस के प्रति सजग रहना है, स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस रखने के कई सारे तरीके हैं, तो एक स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। स्टॉप लॉस रखने का तरीका आप ये भी देख सकते हैं कि सीएमओ -25 से जाए तो निकल जाए, उस बेसिस पर भी एग्जिट कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। वीकली चार्ट देख रहे हैं तो 20 पीरियड का स्टॉप लॉस रखिएगा, 20 पीरियड एवरेज के बेसिस पर स्टॉप लॉस रखें। और मंथली चार्ट पर स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो 12 पीरियड का स्टॉप लॉस मंथली चार्ट पर रखें। तो इस तरह से स्टॉप लॉस रख करके आपको ट्रेड करना है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट समझ आया हो, अभी तक की बातचीत सबको समझ आ गई हो तो एक बार प्लीज यस लिखिएगा। अच्छा, कुछ स्टॉक्स और बता रहे हैं लोग। कार्तिक जी बता रहे हैं कि भाई मैंने नवीन फ्लोरिन लिया है। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, वंडरफुल। मलय जी कह रहे हैं कि सत सत नमन। अरे धन्यवाद मलय जी, थैंक यू सो मच, आपको समझ आया इसका मतलब। बाहुबली जी कह रहे हैं कि भाई मेरा नाम नहीं लिया जा रहा है और मेरे सवालों के जवाब भी नहीं मिल रहे हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है बाहुबली जी, आपका तो नाम बिल्कुल हम लेंगे। और आप जो सवाल कर रहे हैं, आप सवाल एक बार दोबारा प्लीज लिख दीजिए। मैंने शायद मिस कर दिया होगा, मैं अपनी बातचीत में लगा हुआ था और इसी वजह से शायद आपका सवाल छूट गया हो। बट बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि भाई आपका सवाल जानकर मैं नहीं ले रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जब मैं बोल रहा होता हूँ मैं ये क्वेश्चन बॉक्स नहीं देखता हूँ, तो शायद उस समय आप सवाल कर रहे होंगे, तब मैं अपनी ये चर्चा कर रहा था, तो शायद सवाल वहां मिस हो गया हो। दोबारा पूछ लीजिए प्लीज, बिल्कुल भी मन पर मत रखिए, ये मत सोचिए जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ। जब मैं बोल रहा होता हूँ उस समय मैं नहीं देखता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल सुपर हॉट स्ट्रेटजी है ये, बता रहे हैं। अरे वाह, अच्छा, इस बीच एक बहुत अच्छी जानकारी अभी भी मुझे मिली है कि अभी किसी ने लिखा है, मैं अभी देख लेता हूँ, कंफर्म कर लूं फिर आपको बताऊंगा। अच्छा हाँ, बशीर वारसी जी लिख रहे हैं कि आई एम स्ट्रेस फ्री नाउ आफ्टर माय रेजिग्नेशन, यानी कि इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। अरे बशीर जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आमतौर पर तो जॉब जाने पर लोग सहानुभूति देते हैं, मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। बहुत अच्छा और बहुत साहसी फैसला आपने किया। मुझे पता है सऊदी अरेबिया में जॉब करते हैं बशीर जी, और बहुत अच्छी जॉब में हैं, लेकिन इतना अच्छी जॉब छोड़ना आसान नहीं होता है। लेकिन यू डन द राइट थिंग एंड माय बेस्ट विशेस टू यू। तो अच्छा, BASF देखिए, चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं देखते हैं। श्रेया जी कह रही हैं कि मैंने टाटा कंज्यूमर लिया हुआ है। बहुत बढ़िया, वंडरफुल, ठीक है, ग्रेट। अच्छा चलिए, अब देखिए, आइए एक चार्ट और देखते हैं। अब देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर अब किसी ने हैप्पीएस्ट माइंड पूछा, बहुत ज्यादा डेटा नहीं होगा मंथली चार्ट पर, लेकिन लेट अस से कि जैसे एक स्टॉक है, देखिए अतुल लिमिटेड, आइए चार्ट देखते हैं। अब ये स्टॉक ऐसा है जो एक जमाने में मेरे पास था, लेकिन मैंने बहुत जल्दी एग्जिट कर लिया इसको, और उसके बाद से लगातार भाग रहा है। ये अतुल लिमिटेड का चार्ट है। अब आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूस आउट परफॉर्मेंस ऑन वीकली, वी आर लुकिंग एट दी मंथली। मंथली पर हम देखते हैं कि भाई लास्ट ब्रेकआउट हैपेंड इन 2015। 2015 के बाद से तो ये 25 के ऊपर ही चल रहा है, तो यहाँ पर बाई चल रहा है, एग्जिट तो आया नहीं। मंथली चार्ट पर एंट्री 25 के ऊपर है। वीकली चार्ट पर आपने देखा आउट परफॉर्मेंस लगातार बनी हुई है।
मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। अब मान लीजिए आपने किसी पहली अपॉर्चुनिटी पर बाय किया, लेट अस से कि आपने यहाँ 3000 के रेट पर बाय किया, 3000 के बाद ये बढ़ा, फिर नीचे भी आया, सब हुआ। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये कोरोना है, ये कोरोना का फॉल है वीकली चार्ट पर। आउट परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं आया। मंथली चार्ट पर कोरोना देखिए, मंथली चार्ट पर कोरोना में एग्जिट नहीं आया। तो आप देखते हैं कि जो अगर आपका स्टॉक ठीक है, कोरोना जैसे संकट में भी आपको एग्जिट नहीं मिला। ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक्स में एग्जिट आ गया था, केवल चुनिंदा स्टॉक्स में। तो यहाँ आपने एग्जिट नहीं किया और उसके बाद आपने देखा फिर ब्रेकआउट आया। तो अब देखिए, अगर आपने पहली एंट्री करी जब ये सीड स्टेज पर 3000 पर मान लो, दूसरी एंट्री आप करते हैं 5200 रुपए के रेट पे, तो आप देखिए नाउ यू आर एंटरिंग एट दिस सैपलिंग स्टेज। आप और एक लॉट डाल सकते हैं इसमें। तो आपने एक लॉट डाला इनिशियल स्टेज में, एक लॉट आपने डाला बाद में। इस तरह आप इसको स्टैगर करके अपनी पोजीशंस बना सकते हैं, या इसमें ओवरवेट हो सकते हैं उन स्टॉक्स में जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं कंटिन्यूसली, और जिसमें आपको 25-50% का प्रॉफिट आ गया है। मिनिमम 25% का प्रॉफिट चाहिए, तभी आप उसमें री एंट्री करेंगे। ओके, अच्छा, एक से ज्यादा री एंट्री नहीं करनी है कि एक बार आपने कर लिया फिर ब्रेकआउट आया, आपने कहा चलो फिर एक और लॉट ले लें, ऐसा नहीं करना है। मैक्सिमम 2 बार, एक बार जब वो सीड स्टेज में है तब तो आप पैसा डालेंगे, सैपलिंग स्टेज में आप उसमें और थोड़ा पैसा डाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर पैसा नहीं डालना है। उसके बाद जो आपका इन्वेस्टमेंट है बस वही है, और उसी के साथ आपको स्टॉक में बने रहना है। तो ये आपको इस तरह से अपनी पोजीशंस को और बेहतर ढंग से मैनेज करना है। अच्छा, अब देखिए होता क्या है रियल लाइफ में। बुल मार्केट में ये होता है कि मान लीजिए आपने अपने 25 स्लॉट भर लिए, उसके बाद भी शेयर्स कोई आ रहे हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं। अब आपका मन कर रहा है यार ये वाला जो है इसमें प्रॉफिट आ रहा है, इसको बेच देता हूँ और इसका प्रॉफिट लेकर ये वाला खरीद लेता हूँ। ये सब नहीं करना है। देखो, हमें चर नहीं करना है, हमें ब्रोकर के लिए थोड़ी काम करना है, हमें अपने लिए काम करना है। तो जब तक हमारे सिस्टम के हिसाब से एग्जिट नहीं आएगा, अगर आपका शेयर डबल हो रखा है, मान लो कोई स्टॉक है डबल हो गया, अब डबल होने के बाद आपका मन किया यार ये तो डबल हो गया, इसको काट देता हूँ और जिसमें फ्रेश बाय आ रहा है उसको ले लेता हूँ। ये नहीं करना है देखो, क्योंकि फिर क्या होगा, आपका पेड़ तो कभी बनेगा ही नहीं। जो स्टॉक आपका सैपलिंग बना, आपने उसको काट दिया और उसको फिर बीज से रिप्लेस कर दिया, ये काहे का लॉजिक हुआ बताओ। अगर आप सोचें, अगर आप खेती कर रहे हैं, इतनी मुश्किल से आपने सीड को सैपलिंग बनाया, अब जब वो पेड़ बनने लगा तो क्या उसको काट के बेच देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आप तो उस सैपलिंग को इतनी मुश्किल से तो आपने उसको तैयार किया है, उसको होल्ड करे रखेंगे जब तक वो पेड़ नहीं बन जाएगा। उसको काटने की जल्दबाजी कतई नहीं करनी, और उसको सीड से रिप्लेस करके क्या मिलने वाला है। तो इसलिए याद रखिए, जो बढ़ रहा है उसको होल्ड करें, जब तक वो परफॉर्म कर रहा है बने रहेंगे। परफॉर्मेंस कम होती हुई दिखी, एग्जिट आने लगा, तब एग्जिट करेंगे, अदरवाइज होल्ड करेंगे। अच्छा देखिए, अगर बाजार ही पूरा नीचे चला गया, मान लो एक सिमुलेट करके देखें कि हमारे हमारे सारे स्टॉक्स जो हैं वो गिर गए। एक साहब को मैंने अपना पोर्टफोलियो दिखाया, कुछ साल पहले की बात है, बड़े इन्वेस्टर हैं वो कहते हैं भाई तुम्हारे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स तो सारे टाइम बॉम्ब है। उनका वजह क्या है कि इतना हाई पी है। अब आप देखिए वहां से वो 4 टाइम्स हो गए हैं। तो देखिए, कहने का मकसद ये है कि जो स्टॉक्स हैं, आपको इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि मान लीजिए पूरा मार्केट क्रैश हो जाए, हम तो उस परिस्थिति के लिए तैयार रहना है मेंटली कि क्रैश हो जाए, आज ही क्रैश हो जाए, तो हम पर क्या असर पड़ेगा, हाउ हाउ मच मनी विल बी लूज, और साथ ही जो पैसा जाएगा वो कैसे रिकूप होगा, इसका भी सोच करके चलना है। तो आप ये सोचें एग्जिट कैसे कैसे आएगा, किस किस लेवल पर एग्जिट हो जाएगा, कितना फॉल होगा टॉप से, तब आपको एग्जिट मिलेगा। इन सारी चीजों को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहना है। एक पूरी शीट बनानी है, इस शीट में अपनी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स लिखनी है, किस रेट पर खरीदा, किस रेट पर री एंट्री करी, स्लॉट साइज क्या थी, कितनी पोजीशन बनाई, कितने दिन रखा, ये सारी चीजें आपको। अच्छा, एक चीज और मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते समय, देखिए मान लीजिए आपके पास एक स्टॉक में बायर है, तो आपको हमेशा उसके पीयर ग्रुप को देखना है, बहुत जरूरी चीज है। जैसे मान लीजिए बलरामपुर चीनी है, बलरामपुर चीनी में चार्ट देखते हैं, ये बलरामपुर चीनी का चार्ट है। ये पहले तो अंडर परफॉर्म कर रहा था, मंथली चार्ट है। इसमें ब्रेकआउट आया चार्ट पर, इस कैंडल पर, ये कैंडल है 200 रुपए के आसपास, 200 रुपए के आसपास मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट। वीकली चार्ट में हमने देखा कि ब्रेकआउट आया, लगभग यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस शुरू हो गई, 200 के ऊपर ब्रेकआउट आया। तो चार्ट पर 200 के ऊपर ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस देखकर आपने बाय किया। अब आपको क्या करना है, जब आप बलरामपुर को देख रहे हैं,
आपको धामपुर भी देखना है, आपको मवाना शुगर भी देखना है, आपको द्वारिकेश भी देखना है। जब भी इन्वेस्टमेंट करें, रिमेंबर टू चेक ऑल द पीयर्स। ये बहुत जरूरी चीज है। कई बार क्या होता है, जितना साफ चार्ट इसका है उससे बेहतर कोई चार्ट दिख जाएगा। कई बार आपको लगेगा यार ये चल रहा है बाकी नहीं चल रहे हैं। अगर ऐसा हो तो एक बार के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर आपका बाकी इंडस्ट्री नहीं बढ़ रही, केवल एक ही चार्ट पर ब्रेकआउट हो रहा है, तो वो जो मूव्स हैं वो उतने सस्टेनेबल नहीं होते। वही मूव सस्टेनेबल होते हैं जहां वो पूरी इंडस्ट्री बढ़ रही हो, वहीं पर रैली बनती है। जैसे स्टील बढ़ रहा है तो सारा स्टील बढ़ रहा है, मेटल के कोई स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, सारे बढ़ रहे हैं। आप देखते हैं कि अभी आजकल मान लीजिए फार्मा जब बढ़ा था तो सारे फार्मा कंपनीज बढ़े। इस तरह से पूरी इंडस्ट्री एक साथ बढ़ती है। और अगर मान लीजिए केवल एक शेयर में ब्रेकआउट आ रहा है तो उसको थोड़ा संदेह से देखना चाहिए। तो जब कभी आप अपना पोर्टफोलियो का स्टॉक चुन रहे हैं तो आपको ये तय करना है कि भाई क्या इसका पीयर भी बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। इस तरह आप देखेंगे तो चांसेस ऑफ गोइंग रॉन्ग रिड्यूस हो जाते हैं। एक चीज इस पीरियड में आपको जिससे बचना है, स्पेशली इन अ बुल मार्केट सिचुएशन, बहुत फैंसी स्टोरीज मिलेंगी आपको। आप मैसेज बोर्ड पर जाएंगे, दोस्तों से बात करेंगे, टीवी सुनेंगे, तो आप देखेंगे रोजाना कोई ना कोई नया एग्जॉटिक स्टॉक निकाल करके लोग लाते हैं जिसका आपने नाम नहीं सुना होता। अच्छा अरे तो बहुत बढ़ गया, इसमें फला कहानी है, ऐसा सुनने को मिलेगा। देखिए पहली चीज ये है, हम मुझे और आपको कहानी की सच्चाई, उसके पीछे का दम नहीं पता है। ठीक है ना, वी आर ओनली स्पेक्युलेट, हमें तो नहीं पता है। अब एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की कहानी है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले हैं, और इस कहानी से जुड़ी आपने कितने स्टॉक्स में कितनी बार तेजी बनी, कितनी बार लोगों ने पैसा खोया और कितनी बार अभी खोएंगे। अभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक भी सड़क पर नहीं उतरा है, लेकिन आप देखिए कितने स्टॉक्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये हमेशा बाजार में होता है। तो आपको क्या करना है, वी आर नॉट इन्वेस्टर्स इन हियर से, सुनी सुनाई बातों पर हम अपना पैसा नहीं डालेंगे। हम अपना पैसा तभी डालेंगे जब वो स्टॉक हमारे पैरामीटर्स पर फिट बैठता होगा। तो जस्ट बिकॉज कि आपको पता लगा यार ये कंपनी में फला होने वाला है, जैसे कभी आप सुनेंगे कि भाई ये जो एयर बैग्स हैं ये कंपलसरी हो जाएंगे गाड़ियों में, तो ये 5 कंपनियां हैं जो एयर बैग्स बनाती हैं। कभी आप सुनेंगे एक समय पर वो प्लास्टिक की बोतल बैन हो गई थी, तो प्लास्टिक की बोतलें बैन होने वाली हैं तो अब ये कंपनी को फायदा होगा। कभी आप सुनेंगे भी डंपिंग ड्यूटी लगने वाली है इन कंपनीज को। ऐसी खबरें बाजार में निरंतर आती रहेंगी। हमें देखिए इसमें पढ़ना नहीं है, हमें नहीं पता कितनी सच्चाई है इसमें। हो सकता है इसके चलते थे, अभी जैसे एक कंपनी है क्या नाम है उसका, अंबालाल साराभाई, आपने सुना होगा उसके बारे में। वो एक एपीआई बनाती है जो कि ये ब्लैक फंगस के इस्तेमाल के इलाज में इस्तेमाल हो रहा था। अब आप देखिए सारे चैनलों ने अंबालाल साराभाई में होगा। अब देखिए बेसिक बिजनेस हैज नॉट चेंज्ड, कोई चेंज चार्ट पर नहीं है, बट जो है लगातार एक कहानी आपको सुनाई जा रही। तो हम क्या करेंगे, वी विल स्टे अवे फ्रॉम स्टोरीज। स्टोरीज में नहीं पड़ेंगे, वी आर नॉट इन दैट बिजनेस, वी डोंट अंडरस्टैंड दैट। तो हम उसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। स्पेशली अगर वो एक पब्लिक सोर्स से आपको स्टोरी मिल रही है तो उसको बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लाना है। हमें केवल 101% चार्ट के आधार पर फैसले करने हैं। तो चार्ट के आधार पर जो हमारी लिस्ट है, जो हमने पहले से लिस्ट बनाई है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जितने भी बड़े ट्रेडर्स आज तक जीवन में मुझे मिले हैं, उनसे आप बात करें और आप उनको कोई सजेशन दे, वो पूछते भी हैं आपको, अरे आप तुम क्या देखते हो, अच्छा अच्छा ऐसे देखते हो, तुम्हारे फिर ये कैसे होता है, पूछेंगे। लेकिन आप उनको सलाह देना कि आप इसकी जगह ना आप ऐसा करा करो, या आप ये 5 शेयर ट्रैक करो। मोस्ट पीपल विल नॉट चेंज देयर लिस्ट नो मैटर हाउ कन्विंसिंग यू आर। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है कि मेरा कन्विक्शन नहीं है उस पर। कन्विक्शन हैज टू कम फ्रॉम विद इन। आपको अपने अंदर से कन्विक्शन लाना है, और वो कन्विक्शन कब बनेगा, जब आपने अपने पैरामीटर्स पर उसको जांचा होगा। तो इसीलिए जरूरी क्या है, कभी भी किसी की सुनी सुनाई बात पर, किसी के कहे पर आपको ट्रेड नहीं करना है। वो स्टेज आपकी लाइफ का बीत गया है। यू आर टर्टल्स, यू आर इन अ डिफरेंट टेरिटरी। आपको खुद से फैसले करते हैं, अपने खुद के पैरामीटर्स पर जांच करके इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेने। छोटा सा सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे, उस पर चार्ट्स देखेंगे, जो शेयर ठीक लगेंगे बाय करेंगे, एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो देखिए ये सिस्टम सबको समझ आया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं।
और समझ आ गया हो तो एक बार यस लिखें। उससे पहले 2-3 सवाल हैं, वो मैं जवाब देता हूँ झटपट। जिगर पटेल जी कह रहे हैं हनीवेल ऑटोमेशन, अरे वो तो मेरा अपना शेयर है जिगर जी, वन ऑफ माय टॉप होल्डिंग्स। तो बिल्कुल हनीवेल बहुत बढ़िया चार्ट है, होल्ड करिए। और उत्तम शुगर मोमेंटम इन्वेस्टिंग, हाँ उत्तम शुगर बिल्कुल ठीक है, शुगर वाले ठीक हैं। HFCL ब्रेकआउट पर लिया था अंकित दीक्षणा जी ने और 90% का रिटर्न आ रहा है। अरे वाह, मुबारक हो आपको, बहुत जबरदस्त। इसको कहते हैं असली मोमेंटम इन्वेस्टिंग। बिल्कुल मोमेंटम में स्टॉक को आपने खरीदा, तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप ठीक ढंग से इन्वेस्ट कर रहे हैं जबरदस्त रिटर्न्स आते हैं। HFCL भी बढ़ गया, बताइए। अभी एक स्टॉक है TTML, टाटा टेली महाराष्ट्र लिमिटेड, इसको तो हम लोग मुड़के भी, हमने तो सोचा था ये जीरो हो गई कंपनी, 2 रुपए रह गया था, 98 रह गया, बताइए। आज देखिए 38 रुपए का भाव है, 38, अनबिलीवेबल। इसी तरह से अब इसमें काफी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ऐसी खबरें आ रही है। HFCL है जिसमें दीक्षणा जी ने पैसा कमाया और ये चार्ट है, 90% का रिटर्न इनको एक महीने में आ रहा है। वंडरफुल, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये वीकली चार्ट है, ये इसका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पर भी HFCL में बाय आया था। मुझे याद पड़ता है किसी ने मुझे फोन करके कहा कि 100 रुपया हो जाएगा, और मैंने उनकी बात पर तनिक भर यकीन नहीं किया। मेरी एक आदत हो गई, भी जो जो प्रिडिक्शन करता है मैं तो उस पर विश्वास नहीं करता हूँ, चार्ट्स देखता हूँ। फिर मैंने चार्ट देखा तो आई लाइक द चार्ट, और ब्रेकआउट आया इसके अंदर, ऑल्दो आई डिडंट बाय, लेकिन 26 रुपए का आज HFCL 65 रुपया हो गया, नो डाउट, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो देखिए कितना बढ़िया मूव इसमें आया। अगर आपने ठीक ढंग से इसको भी प्ले किया होता, बहुत अच्छा मूवमेंट आया, एकदम क्लियर ब्रेकआउट है। देखिए कोई डाउट नहीं है 36 रुपए के ऊपर, 36 का 64, बिल्कुल सही मौके पर आपने निवेश किया, वंडरफुल इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से ट्रेड करेंगे। अच्छा, इसके बाद चार्ट पर ब्रेकआउट मिलेगा तभी बाय करेंगे, बिल्कुल ऋत्विक जी, चार्ट पर से ही टाइमिंग करनी है, टाइमिंग बहुत जरूरी है इस केस में। अच्छा, बाहूजी बली जी पूछ रहे हैं राशन शेयर्स, लिखा है उन्होंने, शायद पूछ रहे हैं राशन शेयर्स में ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बाहुबली जी, राशन शेयर्स में भी सेम तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। राजीव गोयल जी कह रहे हैं कि मैंने सनोफी 100 खरीदे हुए हैं, बट CMO इज इंडिकेटिंग एग्जिट, शुड आई होल्ड? और एग्जिट भाई नहीं, देखिए एग्जिट आ रहा है, मान लीजिए आप अगर CMO पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका एग्जिट आ रहा है तो निकलना है, फिर सिंपल सी बात है। देखिए एक समय था मेरे पास एक शेयर था बॉश लिमिटेड, और बॉश लिमिटेड ने मुझे बहुत जबरदस्त पैसा कमा के दिया था। मेरा बिल्कुल मन नहीं था एग्जिट करना, मुझे लगता था यार ये गिरेगा ना, देखा फिर बढ़ जाएगा, मन ये कहता था। चार्ट पर एग्जिट आया, निकल गया, और देखिए उसके बाद कितने समय तक बॉश ने अंडर परफॉर्म किया, आज भी अंडर परफॉर्मेंस ही चल रही है। तो कहने का मकसद क्या है कि अच्छे से अच्छे स्टॉक से निकलना पड़ता है वक्त आने पर। सनोफी बहुत जबरदस्त है, लेकिन अगर आपके चार्ट पर एग्जिट आ रहा है, राजीव जी निकल जाइए, कभी भी ये मत सोचिए कि वही कंपनी बहुत अच्छी है, नहीं निकलते हैं, वेट कर लेते हैं, निकल जाए। अच्छा, एक सवाल कर रहे हैं निमिष जी, वो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम मंथली और वीकली के कॉम्बिनेशन की जगह वीकली और डेली का कॉम्बिनेशन बना लें तो क्या ऐसा संभव है? देखिए वो ठीक नहीं रहेगा, दैट इज नॉट मोमेंटम इन्वेस्टिंग, दैट विल बी मोर शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग। तो वो हमें नहीं, अभी हमारा फोकस मोमेंटम इन्वेस्टिंग पर है, और मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज मोर पैसिव, जिसमें कि आपको एक कंटिन्यूअस रिटर्न आता है। तो मेरी राय में वीकली और डेली को मत जोड़ें, मंथली और वीकली को आप जरूर जोड़ सकते हैं। अच्छा, फिर एक सवाल है, हरेश जी पूछ रहे हैं कि भाई मेटल स्टॉक्स की तेजी कब तक चलेगी, शायद उनका ये सवाल है। मैंने इसका जवाब अभी अदालत में भी, मुझे लगता है अभी 2-3 साल चलनी चाहिए हरेश जी, अभी भी 1.5 साल का वक्त बाकी है इस तेजी में, तो इसको अभी राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। अडानी ट्रांसमिशन किसी ने खरीदा हुआ है, कैम्स खरीदा हुआ है, बहुत बढ़िया। ग्रीव्स कॉटन बहुत शानदार। डालमिया शुगर 140% रिटर्न दे रहा है, अरे वाह बहुत बढ़िया, ग्रेट, वंडरफुल। कैश मार्केट, कैम्स देख लेते हैं, आइए, कई सारे लोग सवाल कर रहे हैं। हेमंत जी कह रहे हैं कैश मार्केट के शेयर्स में ज्यादा मूव रहता है, तो क्या वो देखना बेहतर है? हाँ देखिए बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं, F&O स्टॉक्स टिपिकली अवॉइड करने चाहिए फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव। कैश मार्केट के शेयर्स में फोकस रखिए। हाँ, F&O के शेयर से भी कोई परहेज नहीं है, कोई अच्छा मिलेगा जरूर खरीदिए, लेकिन फोकस रखिए कैश मार्केट के शेयर्स में। अच्छा, एक स्टॉक है कैम्स, जिसका चार्ट आइए देख लेते हैं।
कैम्स का चार्ट ये आपके सामने। अब देखिए डेटा ही नहीं है इसका, तो ये वीकली चार्ट है, कोई खास डेटा नहीं है, मंथली पर तो क्या ही होगा, तो इसलिए डेटा नहीं है, डेटा के अभाव में चार्ट नहीं देख सकते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, और हम लोगों ने बात की कई सारे चार्ट्स की। अच्छा, कुछ लोग अडानी ग्रीन 40 रुपए से लेकर बैठे हैं, सुदर्शन केमिकल, CDSL, BSC। हाँ देखिए, आपको खुद ही पता है, देखिए पिछले 2 महीने में आपको जानकर हैरत होगी, 44 लाख नए खाते खुले हैं। इन द लास्ट 2 months 44 लाख न्यू ट्रेडिंग अकाउंट्स हैव बीन ओपन। तो आप देखिए, अब 5 करोड़ डीमैट खाते होने चले हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 44 लाख लोग नए बाजार में उतरे हैं 2 महीनों में। ये क्रम रुकेगा थोड़े ही। जिस तरह हमें दिख रहा है कि इक्विटी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, सभी को समझ आएगा। जो लोग लेट मूवर्स होंगे वो भी बाजार की तरफ रुख करेंगे, खाता तो खोल ही लेंगे। और लॉकडाउन के चलते सबके पास वक्त है, सब चाहते हैं कुछ कारोबार ऐसा करें डिजिटली। तो देखिए, शेयर बाजार में तो लोग आते ही रहेंगे, आएंगे तो कहाँ जाएंगे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर जाएंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जाएंगे, ICICI सिक्योरिटीज में खाता खोलेंगे, कैम्स के जरिए म्यूचुअल फंड क्या लेंगे, तो ये सारी चीजें अपने आप होंगी। ये तो नो ब्रेनर है, इसीलिए बाजार ऑलरेडी इन स्टॉक्स को वैल्यू दे चुका है। अब आपको मौके तलाशने कि भाई कहाँ मौका है वहां पर, लेकिन हमें पता है कि अंडरलाइंग स्टोरी हियर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। चार्ट्स पर देखें कहाँ मौके हैं, आउट परफॉर्मेंस है या नहीं है, मंथली चार्ट पर मोमेंटम है या नहीं है, और फिर एंट्री लीजिए। चलिए, तो ये बात हो गई स्टॉक्स की, ये बात हो गई चार्ट्स की। तो हमने कई सारे चार्ट्स पर बात की, बहुत सारी चर्चा की। अब देखिए, इस तरह से आपको एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना है। अच्छा, अब इसका रिव्यू कैसे किया जाएगा, यानी कि एक बार हमने पोर्टफोलियो बना लिया, किस फ्रीक्वेंसी पर उसको देखना है और कैसे? देखिए, सबसे पहले तो याद रखिए, महीने में 2 बार आपको अपने पोर्टफोलियो को मिनिमम जांचना है। अच्छा, जो लोग रोज प्राइस देखते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, रोज देखेंगे, मुझे पता है, डेली। बिल्कुल भी ये नहीं करना है आपको, कभी नहीं करना है कि डेली आप प्राइस ट्रैक करते रहें। डेली प्राइस ट्रैक करें, दैट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज काउंटर प्रोडक्टिव। आपको पोर्टफोलियो देखना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, राहुल सावला जी कह रहे हैं दूसरी स्ट्रेटेजी। देखिए, मैंने दोनों स्ट्रेटेजीज बताई। पहली स्ट्रेटेजी ये थी कि मंथली चार्ट से सीएमओ देखिए, वीकली चार्ट पर सीएमओ देखिए। दूसरी स्ट्रेटेजी ये थी, मंथली चार्ट पर सीएमओ देखिए, वीकली चार्ट पर कंपैरेटिव RSI एंड ब्रेकआउट्स देखिए। तो दोनों स्ट्रेटेजी हमने कवर की। अच्छा, एक रिव्यू के बारे में, रिव्यू देखिए आपको करना है मिनिमम ट्वाइस अ मंथ, मिनिमम, मैक्सिमम वंस अ वीक, बस। रोज नहीं देखना है, आप रोज देखोगे इट विल ऑलमोस्ट ऑलवेज लीड टू अवॉइडेबल एंजाइटी। जो एंजाइटी आप अवॉइड कर सकते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने प्राइस देखा, मुझे लगा यार अच्छा है, तो गिर रहा है, मार्केट आज गिरा हुआ है, मेरा पोर्टफोलियो डाउन। नेक्स्ट डे देखा पोर्टफोलियो डाउन, तीसरे दिन देखा पोर्टफोलियो डाउन है। अब देखिए, कर तो मैं कुछ सकता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरे किसी भी स्टॉक में एग्जिट नहीं आ रहा। एग्जिट मैं वीकली चार्ट्स देख करके करूंगा, जो कि फ्राइडे के समय दिखेगा, और किसी पर भी अभी तो एग्जिट नहीं आ रहा है। लेकिन क्या है, मैं 3 दिन चिंता करते करते, चार्ट्स देखते देखते, निराश उदास होते होते क्या करूंगा, मैं सोचूंगा यार ऐसा करता हूँ, ये गिर ही जाएगा, देखना काट देता हूँ, ये कह रहे हैं टीवी पर गिरेगा। तो देखिए क्या है, बेवजह यू आर लेटिंग द नॉइज गेट टू यू। नहीं करना है आपको, प्राइस देखना है, ओनली वंस अ वीक रिव्यू करें अपने पोर्टफोलियो को, बस यही फायदा है मोमेंटम इन्वेस्टिंग का, कि भाई वक्त नहीं देना पड़ता इसमें। आपने एक शनिवार को टाइम एलोकेट कर लिया कि भाई 3 घंटा में अपना पोर्टफोलियो देखूंगा, सारे स्टॉक्स देखूंगा, चार्ट्स देखूंगा, किसमें क्या डिसीजन लेना है करूंगा, उसके अलावा अपने पोर्टफोलियो को देखना ही नहीं। तो अगर आप इस तरह करेंगे, आप देखेंगे बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हैं। देखिए, एक साहब थे निकोलस डार्वास, जिनकी डार्वास थ्योरी है, वो देखिए दुनिया भर घूमते रहते थे, वो द डांसर। तो वो बॉलरूम डांसर थे, दुनिया भर में घूमते रहते थे। और उस जमाने में 60s की बात है, 50s और 60s की, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन की व्यवस्थाएं नहीं होती थी। जिन देशों में वो जाते थे, केवल टेलीग्राम के जरिए उनको सूचना मिलती थी कि ये रेट हो गया, वो रेट हो गया। और देखिए, वो कहते हैं कि जब मैं दूर रहता था बाजार से, तभी पैसा बनता था। जब वो न्यूयॉर्क आ गए और उन्होंने न्यूयॉर्क में घर वगैरह ले लिया, उनका न्यूयॉर्क बैठ के ट्रेडिंग करूंगा, रिटर्न्स आना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि वहां दिन भर कोई ना कोई मिलता रहता था, कोई ना कोई कहानी सुना जाता था, और अपना विवेक छोड़कर वो अलग अलग चीजों में बह जाते थे। तो याद रखिए कि ट्रेडिंग में रिटर्न तभी आता है व्हेन यू आर कंप्लीटली फोकस्ड और आप अपने सिस्टम पर काम कर रहे हैं।
अच्छा, डॉक्टर सुचरिता जी का सवाल है कि फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग शुड वी चर्न सो मेनी टाइम्स एग्जिटिंग ऑन वीकली सीएमओ और मूविंग एवरेज? भाई देखिए, यू हैव टू टेक अ कॉल। आप अपना एक सिस्टम बनाइए। अगर आपको लगता है नहीं मैं इतनी बार चर्न नहीं करूंगी, मत करिए। आप मंथली चार्ट के बेसिस पर, वीकली चार्ट के बेसिस पर इन्वेस्ट करिए। अगर आपको लगता है नहीं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए जिससे कि कभी भी कैपिटल टूटेगी तो मुझे बड़ा दर्द होगा, दुख होगा, मैं वो सह नहीं पाऊंगा, तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं जी। अच्छा। अच्छा, नीरज जी कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी हमने पहले भी डिस्कस किया। हाँ बिल्कुल की है नीरज जी, वही स्ट्रेटजी है। उसको इम्प्लीमेंट करने का, प्रोफेशनली इम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग है। स्ट्रेटजीज नई नहीं होती हैं, वही लॉजिक्स होते हैं, केवल उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग हो जाता है। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद चलिए दो पिक्स बता दीजिए। अरे अब वो स्टेज आपका बीत गया है पिक्स जानने वाला, अब तो आप पिक्स देंगे। अच्छा, फिर एक अजय सालुंके जी कह रहे हैं कि सर आपने अदालत में बोला था कोरोमंडल एंटरप्राइज में तेजी बनेगी, किस आधार पे कहा था? चार्ट्स के बेसिस पे कहा होगा अजय जी, और बाकी वो एफ में अब शामिल हो गया तो तेजी उसमें बहुत बन गई। अच्छा, ठीक है, बहुत है। चाहिए इसमें एफ और कैश के दोनों शेयर्स ले सकते हैं, मैंने अभी जवाब दिया था, आप चाहें तो दोनों ले सकते हैं। और अच्छा, गार्डन रीच शिप बिल्डर देखें, चलिए उसको भी देखते हैं। और एक है कि विच इज मोर सुटेबल, सीएमओ, सीएसआई या टीएसआई, ये सवाल है संजय तिवारी जी का। एग्जिट के लिए क्या बेहतर है, सीएमओ देखें या टीएसआई देखें? भाई देखिए, आप चाहें तो टीएसआई भी देख सकते हैं, टीएसआई अल्टीमेट इंडिकेटर है एग्जिट के लिए, तो आप टीएसआई देख करके भी एग्जिट कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने देखिए काफी सारे कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा की, और ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। अब देखिए क्या बच गया। बच गया एक, आप लोग बता रहे हैं ऑप्शन की स्ट्रेटजी बच गई है, तो मुझे देखना होगा कि कौन सी बची है, तो उसको हम लोग लेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा दैट विल बी परफॉर्मेंस रिव्यू सेशन, और इसके बीच में 10 दिन का गैप रखना जरूरी है। 10 दिन का गैप रखने के दो उद्देश्य हैं। एक तो देखिए आप ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर पाएंगे, 10 दिन में हमारा टेलीग्राम चैनल भी शुरू हो जाएगा और उस पर भी हमारा संवाद शुरू हो जाएगा, बातचीत शुरू हो जाएगी। और 10 दिन बाद, 10 का मतलब आप मान के चलिए कि हम इसको एक वीक छोड़कर इसके अगले वीक में इसको रखेंगे, और उसको बोलते हैं रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट सेशन। अब देखिए हमने 4 स्ट्रेटेजीज करी हैं। पहले सेशन में 2 स्ट्रेटेजीज पर बात करेंगे, और दूसरे सेशन में 2 तरह की ट्रेडिंग पर बात करेंगे। तो हमने देखिए 4 की हैं, बैंक निफ्टी ट्रेडिंग पर बात हुई, ऑप्शंस पर हुई, शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग पर हुई, और आज मोमेंटम इन्वेस्टिंग पर हुई। तो दो दो करके एक एक सेशन में 2 का एजेंडा लेकर के बात करेंगे, परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे, आपके सवालों के जवाब में दूंगा, जो आपने अभी तक ट्रेड लिए हैं उसको इवेल्युएट करेंगे, कुछ मार्केट ट्रेड्स हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो सब करेंगे। उसके बाद जब 2 सेशंस हमारे पूरे हो जाएंगे और कुछ समय बीत जाएगा, तब हम लाइव ट्रेडिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। तो फिर लाइव ट्रेडिंग का समय मुकर्रर करके लाइव ट्रेडिंग करेंगे। अब लाइव ट्रेडिंग में दिक्कत यह है कि क्या उसको यहाँ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये मैं अभी तक मुझे क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अभी भी देखिए मामले तो बढ़ ही रहे हैं और पूरी तरह लॉकडाउन लिफ्ट नहीं हुआ है, तो इसीलिए वेट कर रहे हैं। कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी, नहीं हो पाएगा तो फिर उसको वर्चुअली करेंगे। तो उसके बारे में मैं और अपडेट आपको देता रहूंगा। तब तक जो चीजें अभी हमने डिस्कस करी उसका इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, एक सवाल है किसी का कि भाई आईपीओ स्टॉक्स में इन्वेस्ट, भाई आईपीओ में आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? देखिए आईपीओ का हमारे पास डेटा नहीं होता है, हमें कुछ ज्ञान नहीं होता कंपनी कैसा कर रही है कैसा नहीं कर रही, तो हमें फोकस करना है उन स्टॉक्स पर जो कि ऑलरेडी लिस्टेड हैं, जिनके हमारे पास हिस्ट्री है। तो आईपीओ छोड़ दीजिए नए ट्रेडर्स के लिए, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, पहली बार बाजार में कदम रख रहे हैं, वो डालेंगे आईपीओ में पैसा। आप और मैं पैसा डालेंगे उन स्टॉक्स में जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ आज की बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। और अब हम लोग मिलेंगे रिव्यू सेशन में, और उससे पहले टेलीग्राम पर भेंट होगी। रिव्यू सेशन में मिलेंगे। रिव्यू सेशन के लिए कैसे तैयारी करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा, और पहला सेशन किन 2 टॉपिक्स पर होगा, कौन सी 2 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे,
वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो बची हुई चीजें हैं, जैसे ऑप्शन की स्ट्रेटजी आप लोग कह रहे हैं, मैं तब तक खोज लेता हूँ कौन सी बच गई, उसको भी लेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, प्लस सवालों के भी जवाब मैं उस सेशन में लेंगे। तो बहुत कुछ चर्चा होगी। अच्छा, किसी ने लिखा है कि भाई फियर ऑफ लूजिंग कैपिटल, इस वजह से मैं ट्रेड नहीं कर पाता हूँ, ये लिखा है निवेश रस्तोगी जी ने। भाई देखिए, ये मन से निकाल दीजिए। जैसे ही आप सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करने लगते हैं निवेश जी, आपके पास पूरा एक सिस्टम है, आपको पता है इतना रुपया जाएगा, इसके लिए पैसा अलग से रखा हुआ है, आपको पैसा खोने का डर खत्म हो जाएगा। तो बस यही चीज है, थोड़ा सा मेंटल एडजस्टमेंट है ट्रेडिंग में, बाकी कुछ नहीं होता है। थोड़ा मेंटल एडजस्टमेंट, थोड़ा सा लक चाहिए, थोड़ा आत्मविश्वास चाहिए बस, और एक समय चाहिए। समय आता है, अपने आप वक्त आता है जब आप जो करेंगे वो सफल होगा। जो ट्रेड लेंगे, ऐसा टाइम आता है आपको खुद विश्वास नहीं होता, यार ऐसा क्या हो रहा है, जो ले रहा हूं वही बढ़ रहा है, जो ले रहा हूं बढ़ रहा है। तो ऐसा समय आएगा। अच्छा, एक किसी ने पूछा है, विशाल वत्स जी शायद चुटकी ले रहे हैं मेरी, कि कह रहे हैं कि भाई बिजनेस चैनल कितने समय तक देखना चाहिए। भाई बिजनेस चैनल मत देखिए, आप बिजनेस कीजिए, बिजनेस चैनल मत देखिए, बिजनेस कीजिए वत्स साहब, और बहुत बढ़िया रिटर्न्स आएंगे। और ये बिजनेस है शेयर बाजार का, और अब आप लोग टर्टल हो गए हैं विधिवत रूप से, ऑफिशियली, एंड नाउ यू आर गुड टू गो। तो देखिए, नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग रिव्यू सेशन में। अपना ख्याल रखिए। जब क्रिप्टो क्रिप्टो कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो क्रिप्टो की भी मैं बता दूं, देखिए क्रिप्टो इज गुड, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, छोड़नी नहीं चाहिए, कुछ पैसा जरूर डालना चाहिए। लेकिन सिर्फ समस्या क्या है कि अभी इस पर लीगल क्लैरिटी नहीं है। लीगल क्लैरिटी न होने की वजह से कुछ परेशानियां आपको टैक्स रिटर्न्स और इन चीजों में आएंगी। अगर वो परेशानी मोल लेने के लिए आप तैयार हैं, बिल्कुल कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं यार ये झमेला मुझे नहीं चाहिए, मत कीजिए। तो ये सिंपल है, दिस इज योर ओन कॉल। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्रिप्टो में बड़ा काम किया, एंड फिर उनको टैक्स इश्यूज आए हैं, हर तरह की इंक्वायरी होती है, पूछताछ होती है, तो वो झमेला है। अगर वो नहीं चाहते हैं आप, तो मत कीजिए। तो अभी फिलहाल वैसे एज एन एसेट क्लास बहुत बढ़िया फ्यूचर है इसका, ये रहेगा, खत्म नहीं होगा, किसी ना किसी फॉर्म में बचा रहेगा। और इसका अभी भी इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि जो नया मार्केट होता है वहां पैसा बनता है, लेकिन बहुत ही छोटी रकम डाल सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि आप अपना मेजर पैसा क्रिप्टोज में डाल सकते हैं, ना ना ना। आपको जैसे आप थाली सजाते हैं, आचार रखते हैं ना, वहां पर तीखा सा एक अचार रखते हैं स्वाद के लिए, बस वही, उतना ही पैसा क्रिप्टोज में डालना है। चलिए, तो इसी के साथ आज की बातचीत को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और चर्चा करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और देखिए जो आपकी परफॉर्मेंस है उसका एक शीट बना लीजिएगा, नेक्स्ट सेशन में उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, वॉज अ वंडरफुल सेशन, बहुत मजा आया, 2 घंटे कहाँ बीत गए पता ही नहीं लगा। और अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट वीक अहेड। अरे 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 अरे, जाने से पहले एक सवाल तो करना मैं भूल ही गया, और किसी ने याद भी नहीं दिलाया मुझे, कि भाई एक सवाल है कि भाई हाउ इज द जोश। अरे वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो सबका जोश, देखिए जोश बुलंद रहना चाहिए। और धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच, ग्रेट, धन्यवाद।